न्यूकासल क्रिश्चियन नेटवर्क एनसीएन की जानब से तमाम देखने और सुनने वाले और आज के पैनलिस्ट को खुशामदीद। नाजरीन, आज यकम अगस्त है और आज के ही रोज 2009 में सानिया गोजरा पेश आया, जिसकी अलमनाक यादें आज भी हमारे दिलों में, दिमागों में ताज़ा हैं और ये जख्म आज भी ताज़ा हैं। इस सानिया में 7 मसीहों को जिंदा जला दिया गया, 60 घरों को नजरे आतश कर दिया गया। हम उन शहीदों और सानिया जड़ा वाला, फिर सानिया सरगोदा के शहीदों के लिए भी दुआ गो हैं कि खुदा उन बुजुर्गों बरतर उन्हें अच्छी जगह अता फरमाए और वतन अजीज में इंतहा पसंदी, शिद्दत पसंदी और अदम बर्दाश्त से पाक करे और रवादारी वहाँ पे आए। नाजरीन, जैसा कि इन सब सानिया के पीछे अदम बर्दाश्त ही है जिसने इतना बड़ा नुकसान किया। अगर हम देखें, ये मियाँ बीवी हो, खानदान हो, घर हो या माशरा हो, जहाँ पे रवादारी नहीं होती, जहाँ अदम बर्दाश्त घर कर जाए, तो वो घर, खानदान, मियाँ बीवी या माशरा अबतर का शिकार हो जाता है। और आज अगर हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं, खसूसन मसीही खानदानों में, तो तलाक की रेशो में बड़ी तेजी से इजाफा हुआ है। और आज हम बात करेंगे कि इनकी वजूहात, अदम बर्दाश्त के अलावा और क्या वजूहात हैं और हम इसकी रोकथाम कैसे कर सकते हैं। नाज़रीन, इसी मौजू के हवाले से आज हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट, तहफ़्फ़ुज़ इंसानी हकूक की कारकुन, बड़ी बोल्ड हमारे साथ नौजवान क़यादत भी है, अलीशा नायाब मुगल मुल्तान से। और फिर हमारे साथ पास्टर हैं और अलायत के माहिर हैं, डॉक्टर आसफ आर्थर अमेरिका से हैं। फिर हमारे साथ अनवर खान साहब हैं, जो IEO जेनेसिस जेनेसिस एक ऐसा नेटवर्क है जो लोगों की सहूलत के लिए, जो प्रॉब्लम के लिए काम करती है। नौजवान लड़के लड़कियों के लिए एक शादी का अरेंजमेंट भी करती है। अनवर खान साहब कनाडा से हैं। और फिर शाहिद अनवर एडवोकेट फैसलाबाद से हैं, ह्यूमन राइट डिफेंडर भी हैं। इसी तरह मिnority राइट कमीशन, जो एक कैथलिक अदारा है, उनके कोऑर्डिनेटर भी हैं। और हम ये तमाम जायज़े, कानूनी जायज़ा, सोशल, मजहबी, ये सारे नुक्ता नज़र देखेंगे कि ये कहाँ से, किस तरीके से ये जड़ पकड़ गया है, तेजी पकड़ गया है। क्या हमने अपने मजहब से थोड़ा दूर हटे या क्या? पहले तो मैं एक दफ़ा फिर आप सबको वेलकम कहूँगा और अलीशा नायाब से अपने जो मुशाहिदात हैं, जो उन्होंने एक इस माशरे में या सोसाइटी में रह के या मुख्तलिफ जगह पे वो जाती हैं, जो रिसर्च की है, वो हमें ज़रूर बताइएगा कि इसमें क्या वजूहात हैं कि नौबत तलाक तक आ जाती है। जी। थैंक यू सो मच एनसीएन, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं आज यहाँ पर अपनी जो अभी तक का काम है या जो मेरी रिसर्च है मैं उसको शेयर कर सकूं। सर, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू अप्रिशिएट यू कि आपने जो टॉपिक आज चुना है इस पर बात करने की बहुत ज़रूरत है अभी हमारे मुआशरे में। मैं बीइंग अ सोशल एक्टिविस्ट ये समझती हूँ कि हमारे जो रीजंस हैं जो तलाक में इजाफा कर रहे हैं वो है डोमेस्टिक वायलेंस एंड मैरिटल अब्यूज। डोमेस्टिक वायलेंस जो है या वो ये हो सकता है कि मारना, गालियां देना, बट आई कैन से कि फिजिकल रिलेशनशिप भी कायम करना जो है वो जबरदस्ती किसी फीमेल के साथ, वो भी जो है वो मैरिटल अब्यूज में ही आता है। औरतें जो है वो खामोश रहती हैं,
प्रेशर होता है उन पे सोसाइटी का, फैमिलीज का, एंड आफ्टर दैट चर्चिस का भी, बिकॉज काफी सारी चीजें जो है वो बर्दाश्त करनी पड़ती हैं। सोशल स्टिग्मा होता है स्मॉल कम्युनिटीज के अंदर, जिसकी वजह से इन सारी चीजों को बर्दाश्त किया जा रहा होता है। और वन मोर थिंग जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि फियर ऑफ लूजिंग कस्टडी, कि कहीं मेरे आवाज उठाने से मेरी जो कस्टडी है, मेरी जो प्रॉपर्टी है वो मेरे से लूज ना हो जाए। आफ्टर दैट सेकंड आई विल से आइडेंटिटी इनफिडेलिटी एंड बेट्रियल। ये इस टाइम हमारे मुआशरे में सबसे ज्यादा चल रहा है, बिकॉज इस चीज में हम एक बंदे को ब्लेम नहीं दे सकते हैं। मेन आर ऑल्सो डूइंग द सेम थिंग एंड फीमेल आर ऑल्सो डूइंग द सेम थिंग, बिकॉज अभी जो है वो एक लॉयल्टी या ऑनेस्टी का कंसेप्ट जो है वो हमारे मुआशरे में खत्म हो चुका है। बिकॉज men attracts towards other females, and female also attracts toward other males because of their financial and because of their looks, I can say। कि वो कहते हैं कि अगर इसके पास अच्छा घर है तो मेरे पास क्यों नहीं है। मैं ये कह सकती हूँ कि हमारे सोशल मीडिया ने जो है इस चीज को बहुत ज्यादा इंक्रीज कर दिया है, कि जो लाइफ या एक फेकनेस आई कैन से वो सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, सेम चीज एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारे साथ भी हो, इसीलिए ये चीज बढ़ रही है। आफ्टर दैट आई विल से जिस चीज पे आज तक मैंने नहीं सुना है कि किसी ने ओपनली बात की हो, दैट इज अल्कोहलिज्म एंड एडिक्शन। कि लोग जो है वो अल्कोहल और ड्रग्स की तरफ जो है वो मूव हो जाते हैं, जिसको लेने से जो है वो विल अफेक्ट देयर मेंटल हेल्थ। और मोस्ट ऑफ द कपल्स में ये होता है कि फीमेल पसंद नहीं करती हैं कि उनके हस्बैंड जो है वो एडिक्टेड हो अल्कोहल के साथ या फर्दर अदर ड्रग्स के साथ। एंड मोस्ट ऑफ द वजूहात ये भी बन सकती है कि मेल जो है वो बहुत सारे ड्रग्स लेके जो है वो अपनी फीमेल्स के साथ जो है वो मैरिटल अब्यूज करते हैं। आफ्टर दैट आई कैन से कि डिनोमिनेशन जो है वो भी इंटर डिनोमिनेशनल आई कैन से कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत ज्यादा हो गए हैं। कि एक कैथोलिक फीमेल की शादी अगर प्रोटेस्टेंट फैमिली में हुई है तो दे विल फोर्स हर कि आप जो है हमारे ट्रेडिशंस को फॉलो करें, आप बैप्टिज्म लें, बच्चे जो हैं वो आगे ये करेंगे, जबकि फीमेल जो है वो कैथोलिक होती है। सो ये भी एक बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं। आई कैन से अर्ली मैरिज एंड फोर्स मैरिजेस आर अ मेन कॉज ऑफ दिस, कि जब एज नहीं होती है तब शादी कर दी जाती है। फोर्स मैरिजेस लाइक मर्जी पूछी ही नहीं जाती है और उन लोगों की शादी कर दी जाती है। इसके अंदर मिसमैच का भी एक आई कैन से कि पॉइंट आता है कि वो ये समझते हैं कि ये मेरे मयार का नहीं है, मर्द समझता है कि ये मेरे मयार की नहीं है। क्वालिफिकेशन डिफरेंसेस बहुत ज्यादा है। दे डिडंट लाइक देयर वे ऑफ ड्रेसिंग, ईटिंग एंड ऑल अदर थिंग्स। नंबर 6 आई कैन से कि प्रेशर फ्रॉम इन लॉज, जिसमें जहेज की डिमांड की जाती है। कि हमें जो है आजकल, अभी ही मैंने रिसेंटली एक किस्सा सुना है जिसके अंदर लड़की से डिमांड की जाती है कि जहेज में वो लड़के के लिए बाइक जरूर लेके आएगी। और बाइक के साथ साथ पहले से बोल दिया जाता है कि हमारी जो आपकी नंद है उसको झुमके चाहिए, सास को बालियां डालनी है, इस तरीके की चीजें भी होती हैं। ये भी सब कुछ जो है वो आई कैन से कि कांस्टेंट ह्यूमिलेशन में आता है, कंपैरिजन कर दिया जाता है, फाइनेंशियल प्रेशर डाला जाता है। एंड नंबर 7 आई कैन से फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी। पॉवर्टी बहुत ज्यादा हो गई है, ख्वाहिशात का जो लेवल है वो यहाँ पर है, और जबकि हमारे पास रिसोर्सेज है नहीं है। फीमेल्स यहाँ पर मैं बात करना चाहूंगी फीमेल्स की, कि दे वांट न्यू ड्रेसेस एंड ऑल दीज थिंग्स, फूड खाना बाहर से खाना है। एंड मोस्ट ऑफ द मेन जो है वो उनको घर को भी देखना है, घर को भी चलाना है, क्योंकि जॉइंट फैमिली सिस्टम है पाकिस्तान में मोस्टली। तो ये सारी चीजें भी जो है वो एक कॉज बनता है। नंबर 8 एंड आई विल से दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इस पे कोई बात नहीं करता है, आइडेंटिटी कॉन्फ्लिक्ट्स भी हो जाते हैं, जिसमें मोस्ट ऑफ द वन कॉज जो है वो मूव कर जाता है एलजीबीटीक्यू की तरफ। और फिर ये भी एक मेन कॉज होता है हमारे डिवोर्स के रीजंस का। जी बहुत ये सब। शुक्रिया अलीशा। फिर आएंगे कि आप कैसे उनको कम्युनिकेट करती हैं या उनके साथ कोई आपकी बात होती है। तो एडवोकेट हाई कोर्ट शाहिद अनवर हैं हमारे साथ। तो पहले कानूनी पहलुओं की तरफ जाने की बजाय मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि ज्यादातर केसेस जो आपके पास आते हैं उसकी वजूहात क्या है, फिर आप कानूनी पहलू जरूर बताइएगा जी। तो साहब बहुत बहुत शुक्रिया फॉर इनवाइटिंग मी इन दिस ऑनलाइन सेशन। तो आज
एक बड़ा अहम टॉपिक आपने चुना है कि हमारे यहाँ मसीहत में ये जो डाइवोर्स है इसकी रेशो क्यों बढ़ रही है, इसकी क्या वजूहात है। और अलीशा ने बड़े अच्छे तरीके से डिफाइन किया है, कैटेगोरिकली सारी जो चीज़ें उन्होंने बताई हैं वो वाकई में एग्जिस्ट करती हैं। मेरे पास जो केसेस आते हैं डाइवोर्स के, एक तो लीगल पॉइंट ऑफ व्यू है, तो मेरे पास जो केसेस आते हैं वो जुड़े हुए हैं जो अलीशा ने सारी रीजंस बताई हैं कि मिसमैच होता है। हम अगर आजकल देखें कि हमारी जो बच्चियां हैं वो ज्यादा पढ़ी लिखी हैं, उनको उस स्टैंडर्ड के जोड़े नहीं मिलते, उस तरह के लड़के नहीं मिलते कि उनकी जो क्वालिफिकेशंस हैं उनको मीट कर सके। फिर दूसरा जो फैक्टर उन्होंने बताया कि हमारे सोशो फाइनेंशियल जो है, इकोनॉमिक जो इश्यूज हैं उनकी वजह से भी है कि एक स्पाउस जो है वो अमीर है गरीब है, ठीक है, या एक कमाता है दूसरा कमाता नहीं है। तो इस वजह से भी इस तरह के जो केसेस हैं ये भी हमारे सामने आते हैं। और फिर अल्कोहल एडिक्शन का भी उन्होंने बताया कि जो नशा करते हैं स्पाउस, उनकी वजह से भी ये जो चीजें हैं वो सामने आती हैं, जिसकी वजह से वो फिर डाइवोर्स लेने की कोशिश करते हैं। यूजली हमारे जो लोग हैं थोड़े अनएजुकेटेड भी हैं, उनको पता नहीं कि डाइवोर्स कैसे लेनी है। और वो समझते हैं कि जिस तरह बाकी रिलीजन में शायद क्योंकि हम मेजॉरिटी कम्युनिटी में रह रहे हैं तो वो लीग के शायद हमारे मजहब में भी तलाक हो जाती, तो ये हरगिज ऐसा नहीं है। इसके लिए बाकायदा हमारा क्रिश्चियन डाइवोर्स एक्ट है 1869, जिसके जरिए हम जो क्रिश्चियंस है पाकिस्तान के वो डाइवोर्स हासिल करते हैं। तो इसमें ये सारी चीजें जो बताई, इसी तरह के हालात वाकयात के जो केसेस हैं वो मेरे पास आते हैं जिसमें मिसमैच है, आपका सोशो इकोनॉमिक फैक्टर है, ठीक है, आपके जो एडिक्शन है, ड्रग एडिक्शन है वो भी शामिल है। तो ये सारी चीजें हैं इसमें शामिल है। शाह साहब, एक है हमारा जो पर्सनल लॉ है, क्रिश्चियन जी जी मैरिज एक्ट, एक है रियासती लॉ। लेकिन जी जब जी आप जी बीइंग ए क्रिश्चियन बात करते हैं तो फिर हम अपना एक रिलीजियस उसको भी सामने रखते हैं कि ये वाला लॉ करें। अब मुझे एक अमेंडमेंट भी करने की कोशिश की थी, थोड़ा आप मुख्तसर अगर डिफाइन करें तो नवाजिश जी। इसमें सर ऐसा है कि दो तरह के लॉ होते हैं हमारे पास अभी बैठे हुए हैं, थियोलॉजियन भी बैठे हुए हैं और मैरिज में जो एक्सपर्ट हैं वो भी बैठे हुए हैं। मैं ये कहता हूँ कि हमारा एक एक डिवाइन लॉ होता है, हम्म, जिसको हम अलहामी कानून भी कह सकते हैं या फितरती कानून भी कह सकते हैं। एक हमारा स्टेट लॉ होता है, ठीक है। ये जो एक्ट है 1869 का, ये स्टेट लॉ है ना कि ये डिवाइन लॉ है, ठीक है। इसमें इसको हमें कतई जो बाइबल का लॉ है उससे रिलेट नहीं करना चाहिए। ये हम्म, सिविल लॉ है, ये शहरियों के लिए बना हुआ है और हुकूमतों ने इसको बनाया है, ठीक है। इसमें तीन तीन तरह की तीन तरीके से हम डाइवोर्स ले सकते हैं। इसके जो सेक्शन हमें बताते हैं, जब भी मेरे पास कोई केस आता है तो मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है कि इनको कोशिश करें कि इनकी रिकंसिलिएशन हो जाए, इनकी मफामत हो जाए। हम्म, अगर नहीं होती तो फिर मैं कहता हूँ कि थोड़ा सा टाइम दें, अपने रिलेशन को थोड़ा टाइम दें, थोड़ा हम्म, गैप रखें। तो उसके लिए हम करते हैं जुडिशियल सेपरेशन, कि आप हम्म, कानूनी खुला खुला जिसको कहते हैं हम, कि हम्म, आप थोड़ी मुद्दत के लिए अलहदा हो जाए, लेकिन आपके जो जुडिशियल सेपरेशन है उसमें जो आपका आपका निकाह है वो इंटैक्ट रहता है। यानी कि आप मियाँ बीवी रहते हैं, लेकिन आप थोड़ी मुद्दत के लिए, 6 माह के लिए, 2 माह के लिए, 1 साल के लिए अलहदा रहते हैं। तो इस दौरान आपके जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, शायद जब आप ठंडे दिमाग से अलहदा होकर सोचते हैं तो फिर आप में जो रिकंसिलिएशन है, जो आपका आपके अंदर जो चीजें थी, कॉन्फ्लिक्ट थी, वो रिजॉल्व की तरफ आना शुरू हो जाती है। तो जब स्पाउस समझते हैं कि ठीक है हमारे ये कॉन्फ्लिक्ट है, ये हम इसको रिजॉल्व करना चाहते हैं, तो फिर जो है वो दोबारा मिल जाते हैं और जो जुडिशियल सेपरेशन है वो खत्म हो जाता है। दूसरी जो बात है वो हमारी है अडल्ट्री की, जिसमें बाइबल में भी ये दर्ज है कि जब तक अडल्ट्री प्रूफ नहीं हो जाती किसी को छोड़ नहीं सकते, अपना निकाह खत्म नहीं। क्रूरलिटी भी है, आप पर जुल्म होता है, आपकी जो रिलेशन है वो डेड रिलेशन है, वो उस तरह का रिलेशन नहीं है जिसमें अंडरस्टैंडिंग है कि आप मियाँ बीवी एक दूसरे को समझ रहे हैं। तो फिर क्या होता है कि उसको प्रूफ करने के लिए आपको बाकायदा तौर पर उसमें लिखना पड़ता है कि किसी भी स्पाउस के किसी दीगर के साथ क्या रिलेशन है, उसको प्रूफ बताना पड़ता है कोर्ट को कि जी फलां फलां मैं अपनी
जो निकाह इसको खत्म करना चाहता हूँ। एक तो ये भी ऑप्शन है, और दूसरा व्हेन एनी ऑफ द पार्टी दे कन्वर्ट टू एनी अदर रिलीजन, जब कोई स्पाउस अपना रिलीजन चेंज कर लेता है तो फिर भी उस पे डाइवोर्स दायर की जा सकती है। तीसरा जो मेन पॉइंट है वो है नलिटी ऑफ मैरिज। नलिटी ऑफ मैरिज ये है कि अगर किसी स्पाउस को लगता है कि उसका जो पार्टनर है वो इम्पोर्टेंट है, इनफर्टिलिटी है जिसका अलीशा ने भी बात की, और ऐसे रिश्तों में शादी कर ली है जो मना किए हुए रिश्तों में शादी की है, जो मसीहत में मना किए हुए हैं, तो इस तरह के रिश्तों में शादी कर लेना, या आपका जो पार्टनर है वो इडियट, यानी कि वो उसका दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं है, तो ये जो सारी चीजें ये नलिटी ऑफ मैरिज में आती हैं, तो इसका हम्म। मतलब है कि आपकी जो शादी है वो हुई ही नहीं। तो ये हम्म। तीन तरह की जो डाइवोर्स इसके लिए हम जा सकते हैं कोर्ट में। कई दफा हमें अगर लॉ इजाजत नहीं देता तो फिर हम तरफ चले जाते हैं। जब अगर हम किसी पार्टनर को डाइवोर्स का हक नहीं देते तो वो क्या करते हैं, फिर वो रिलीजन तब्दील कर लेते हैं कि जी हम तब्दील करके तो फिर शादी कर सकते हैं। अगर डाइवोर्स का हक मिल जाता है और आपको लगता है कि आपका पार्टनर आपके साथ नहीं, तो मेरा ख्याल है कि इसमें कोई मुजायका नहीं है कि आप डाइवोर्स ले सकते हैं। थैंक यू। जी बहुत शुक्रिया। तो मैं इससे पहले कि मजहब के पॉइंट ऑफ व्यू से लूं, मैं थोड़ा सा बात करूंगा। अनवर खान साहब, ये जो बातें आपने सारी सुनी, जब आप काम करते हैं, जब आप रिश्तों के जोड़ कह लें या ऐसे रिश्ते देखते हैं, तो क्या आप इन बातों का ख्याल रखते हैं कि उनकी हिस्ट्री, उनका पता लगाया जाए कि खानदानी कैसे है, लड़का लड़की कैसे हैं? तो आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू और ये जो आपका नेटवर्क है, इस का सारे ख्याल रखा जाता है। फिर हम आगे चलते हैं। जी जी अनवर खान साहब। ब्रदर, थैंक यू सो मच, आपने मुझे टाइम दिया। ये डाइवोर्स एक यूनिवर्सल प्रॉब्लम है, ये कहीं महदूद नहीं है कि हम इसको कहें कि ये सिर्फ पाकिस्तान की हद तक है। जिस माशरे में हम रहते हैं, ये पढ़ा लिखा माशरा है, यहाँ कोई रुपए पैसे की तंगी नहीं है, मगर डाइवोर्स की रेशो यहाँ ज़्यादा है। यहाँ आप किसी को मार नहीं सकते, अब्यूज़ नहीं कर सकते, उसके बावजूद डाइवोर्स की रेशो बढ़ रही है दिन ब दिन। मैं एक थेरेपिस्ट हूँ, तो मेरे पास बेशुमार लोग आते हैं, मैं काउंसलिंग भी करता हूँ। तो जब मैं उनसे डिस्कस करता हूँ तो बहुत सारी चीज़ें सामने आती हैं डाइवोर्स को लेके। इसलिए मैंने इसको यूनिवर्सल प्रॉब्लम कहा है कि ये जहाँ भी इंसान है, इस वक्त जो मौजूदा तहजीब है, इसने शादी और दूसरे रिश्तों को भी बिगाड़ के रख दिया है। ऑनेस्टली अगर देखा जाए तो सिर्फ आप मियाँ बीवी में प्रॉब्लम्स नहीं, ट्रस्ट इशू, आप जिस भी रिश्ते में जाएंगे, अगर बाप बेटी का रिश्ता है, माँ बाप का रिश्ता है, तो आपको हर रिश्ते के अंदर हर रिश्ता ही स्ट्रगल करता हुआ नजर आएगा। ये मौजूदा तहजीब ने ये हमें दे दिया है, और ये बहुत चैलेंजेस बन चुके हैं उन फैमिलीज के लिए। मोस्टली जो यंग बच्चे हैं उनके लिए बहुत सारी मुश्किलात हो रही हैं, और ये बढ़ेंगी। इसके इसके लिए जो मैंने प्लेटफॉर्म बनाया है, मैं कोई शादियां नहीं करवाता, ना मैं किसी को कहता हूं कि आप मुझे अपना प्रोफाइल दें या मैं आपके लिए कोई रिश्ता ढूंढूंगा। ये प्लेटफॉर्म हमने जो बनाया, जो मैंने बनाया है, इसीलिए कि लोग इसके ऊपर अपने खुद प्रोफाइल बनाएं और एक दूसरे को मिच्योर करें। बाकी बातें तो बहुत सारी हैं इस पे करने के लिए, और ये वेरी वेरी सीरियस टॉपिक है डाइवोर्स का जो है। और मैं इसको कहता हूँ जो ह्यूमन सोसाइटी है, ये इसके अंदर शादी जो है ये एक बहुत मजबूत पिलर है, और ये फाउंडेशन भी है। और हालात आजकल तो ये हैं कि आप कहीं भी चले जाएं, क्रिश्चियनिटी को छोड़ें, कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो बिल्कुल खुदा को नहीं मानते, तो डाइवोर्स तो उनमें भी बहुत ज़्यादा हो रही हैं। आप किसी रिलीजन में भी जाएं तो ये प्रॉब्लम बढ़ रही है। जैसे वो सिस्टर ने बात की, वो ब्रदर ने बात की, ये एक यूनिवर्सल प्रॉब्लम है। मैं अक्सर चर्चिज वगैरह में जाता हूँ, तो मेरी यही बात होती है कि हमें मिच्योर होना बहुत ज़रूरी है। हमें यानी सबको, जब तक हम मिच्योर नहीं होंगे, हमें मोस्टली 80-90%
लोगों को शादी के जो कवानीन हैं, जो ऑथेंटिसिटी है मैरिज की, उसके बारे में ही पता नहीं, तो डाइवोर्स तो बहुत दूर की बात हो जाती है कि उससे सोसाइटी में, खानदानों में क्या प्रॉब्लम्स होंगी और क्या हो रही हैं। जी बिल्कुल। नादिया साहबा, आपने बड़े रेफरेंसेस हाई कोर्ट में ऐसे केसेस आए या आपसे ओपिनियन भी मांगे गए, जो आपका एक पैनल है जिसमें आप काशिफ अलेक्जेंडर और भी हैं, एज एक कह लें कि मशवरा देने वाले भी आप ग्रुप में थे। बड़े मशहूर केस भी आए हैं जो कम सुनी के भी, अंडर एज के भी आए हैं। आप सारा ऑब्जर्व किया, आपने देखा, ठीक है। एक लॉयर जो होता है, लॉयर ऐसे इसमें कैसे हेल्पफुल, हेल्पफुल से मुराद ये है कि इसकी जो एक रेशो में इजाफा होता जा रहा है। वैसे तो वो लीगल असिस्टेंस करता है, बीइंग एक ह्यूमन बीइंग भी, उसके जो कुछ, जैसे मैंने इनसे भी शायद साहब से भी सवाल किया, तो ये सारे कैसे आपको पेश आए, कैसे सॉल्व करे, कैसे आप सोचती हैं कि इसको काम किया जाए? जी। थैंक यू सैमसन साहब, और सारों को सलाम। बात है डाइवोर्स के ऊपर बात करें, कानून कभी भी ना कैनन लॉज हमें इजाजत देते हैं ना ही कानून देता है कि आप उन मैटर्स के ऊपर डाइवोर्स लें जो कि रेलेवेंट नहीं। जब जैसे कि शौहर का फेस पसंद नहीं है खातून को, या लड़ाई बहुत ज्यादा होती है, इकोनॉमिकल इश्यूज हैं जो कि आजकल बहुत ज्यादा हो गए हैं। क्रिश्चियन कम्युनिटी की डाइवोर्स की रेशो इसी वजह से बढ़ी है। अगर हम मेजोरिटी कम्युनिटी को में भी देखें तो वहां पे भी बात आती है फाइनेंशियल इश्यूज की। अदरवाइज जहाँ पे फाइनेंशियल इश्यूज होंगे वहां पे दूसरी बीवी वाला सिस्टम तो नहीं आता, या उसका वो कहते हैं ना कि जी इसके गैर औरत या मर्द के साथ ताल्लुकात थे। उसके लिए प्रॉपर प्रोसीजर अवेलेबल है जो कि अक्सर नजरअंदाज किया जाता है। बाइबल भी इसके ऊपर ये कहती है कि उसमें 4 गवाह होने चाहिए, तब वो जाके अब माना जाएगा कि वो जिना करते हैं। फिर दूसरे बाद अगर हम लॉ की बात करें, लॉ में भी वो शहादत मांगता है। मर्द ने अगर बीवी के ऊपर केस किया तो उसने बताना है कि वो किस बंदे के साथ वो जिना कर रही है, उसको कैटेगोरिकली उसका नाम उसने मेंशन करना है। और अगर वो इल्जाम लगाता है कि वो प्रोस्टिट्यूट की तरह या एक वेश्या की तरह जाके रह रही है, तो उसके लिए भी प्रोसीजर अलग है। लेकिन जरूरी है कि इस चीज को साबित किया जाए। अब ऐसा नहीं है क्योंकि हमारे यहाँ ये एक प्रैक्टिस बन गई है, बीबी आई है उसको समझाने की कोशिश नहीं करते। मैं अपने ही एक इलाके की बताती हूँ कि मेरे पास एक खातून आती है, 45+ थी, उन्होंने दूसरी शादी की है अपने हस्बैंड के साथ। लड़ाई झगड़ा हो जाता था बच्चों पे, मैंने उनको समझाया, नहीं मानी। 2 हफ्ते समझाया, 3 हफ्ते, 1 महीने बाद नहीं समझी। कहती नहीं बाजी मैंने तो केस ही करना। मैं कहा चले ठीक है केस कर ले आप, अब अगर आपने बाज नहीं आना तो। मुझे पता था कि इसने नोटिस जाना है इसके हस्बैंड के साथ की तरफ, तो इसकी सुलह आ जानी। हुआ वैसे ही, जैसे ही उसको नोटिस रिसीव हुआ हस्बैंड को, दोनों की सुलह हो गई। बाजी अब आ गई फिर कि बाजी अब मैंने केस वापस लेना है। मैंने कहा मैंने पहले ही समझाया था तुम्हारा केस नहीं बनता, लेकिन तुमने फिर भी जिद की, अब वापस आ गई। यही कहा था, नहीं बाजी हूं मैं की करा, वो माफी मांग रहे हैं। यानी बात ये है कि हम लोग अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए केसेस करना शुरू हो गए, और ये वाला मजहब कभी भी इजाजत नहीं देता और कानून भी इजाजत नहीं देता। इस तरह के सूरत में कभी भी डाइवोर्स नहीं होती, जुडिशियल सेपरेशन गिनी जाती है सेक्शन 19 के मुताबिक। और जुडिशियल सेपरेशन के अंदर ये है कि आप दोनों का सिर्फ जो फाइनेंशियल इश्यूज हैं, कि आपके कहीं पे कोई प्रॉब्लम चल रही है, हस्बैंड ने कहीं पे लेने देने के मामलात हैं पैसों के, तो वहां पे बीवी का ताल्लुक नहीं होगा, लेकिन वो उसकी बीवी रहेगी अनटिल और अनलेस वो 2 साल के अंदर अंदर दोबारा से अपने शादी को जारी कर ले, मियाँ बीवी के जो राइट्स हैं वो परफॉर्म करना शुरू कर दे। अगर इसके बाद जाता है तो तब भी शादी खत्म नहीं है। उसके बाद जुडिशियल सेपरेशन के बाद उन्होंने डाइवोर्स फाइल करनी है, डाइवोर्स करनी है डिसीजन के ऊपर कि मेरा 2 साल से मेरे और मेरे हस्बैंड का, या और मर्द ने कहना है मेरे और मेरी बीवी का 2 साल से कोई भी मियाँ बीवी वाला रिलेशन नहीं हुआ, इस बेस पे मुझे वो दी जाए डिवोर्स। अगर आप यूके के लॉ की बात करें, मैट्रिमोनियल क्लॉजेस एक्ट के मुताबिक 1973 के अंदर भी ये लिखा हुआ है, जो कभी प्रैक्टिस नहीं आ रही। मैं भी एक केस कर रही हूँ
जिसमें उन्होंने दावा किया सेक्शन 7 के मुताबिक। सेक्शन 7 जो क्रिश्चियन डाइवोर्स एक्ट का है, वो बताता है कि अगर इस सेक्शन के मुताबिक आपने डाइवोर्स लेनी है तो आपके ऊपर मैट्रिमोनियल क्लॉजेस एक्ट 1973 यूके का लगेगा, उसका सेक्शन 3(1) लगेगा, यानी सेक्शन 3 और उसका प्रोवाइजो 1 के मियाँ बीवी के अंदर शादी होने के बाद दोनों ने मियाँ बीवी के तौर पर रहते हुए 1 साल हो गया तो फिर उसके बाद डाइवोर्स हो सकती है। लेकिन हमारे यहाँ क्या करते हैं कि हम दूसरे लोगों को देख के, हमें जी हस्बैंड पसंद नहीं आया या बीवी पसंद नहीं आई, अब बच्चा नहीं हो रहा, भाई यहाँ पे तो वो बात करते हैं, कानून क्या कहता है, जो मजहब ही कहता है कि तू अगर एन जना में भी अपनी बीवी को या हस्बैंड को पकड़ ले और वो किसी और से जिक्र ना करो, आपस में इसको रिजॉल्व करके एक दूसरे के साथ रहना चाहो तो रह सकते हो। मजहब इस पे कोई भी ऐसी वशिक नहीं लगाता या रोकता नहीं कि नहीं जो तुमने उसको डाइवोर्स देनी है। तो डाइवोर्स देने का भी तरीकाकार है कि प्रॉपर प्रोसीजर अडॉप्ट किया जाए, पहले उसके ऊपर जना को साबित किया जाए और फिर डाइवोर्स ली जाए। और डाइवोर्स में बाइबल भी कहती है कि उसको लिख के छोड़ दे, लेकिन पहले ये राइट था पोप के पास कि वो डाइवोर्स डिग्री इशू करते थे। लेकिन जैसे जैसे हमारा निजाम जो है वो क्रिश्चियनिटी दूसरे ममालिक में फैलती रही तो पोप सारी जगह अवेलेबल नहीं थे, तो फिर उन्होंने जो भी कंट्री का उनका मेन नुमाइंदा होता था उसके पास गया। लेकिन जब वो सिविल लॉ के अंडर आए तो वो हाई कोर्ट के पास पावर हुई कि जैसे अभी भी कराची के अंदर जब भी डाइवोर्स पिटीशन होगी तो वो हाई कोर्ट में फाइल होगी, लेकिन बाकी जगहों पे, बाकी सूबों में जो है वो सिविल कोर्ट के पास राइट है सेक्शन 45 के मुताबिक कि वो सिविल प्रोसीजर अडॉप्ट करते हुए केस फाइल करेगा और अपनी शहादतें लेके आएगा और उसको साबित करेगा बीवी या मर्द कि आपने जना हुआ है। ऐसा नहीं कि कह दिया और जना हो गया, उसके लिए प्रॉपर शहादत दी जाएगी। मर्द ने जना के अलावा कभी भी डाइवोर्स नहीं ले सकता, लेकिन औरत के पास है, ब्रिस्टेलिटी है, फिर इसके अलावा अगर मारपीट है, साथ में जना है, इस तरह की काफी सारी उसके पास है। अभी शाहिद साहब बात कर रहे थे नलिटी ऑफ मैरिज। नलिटी ऑफ मैरिज में है मिस रिप्रेजेंटेशन। मिस रिप्रेजेंटेशन क्या है कि शादी के टाइम बताया था कुछ और, शादी के बाद कुछ और निकल है। इम्पोटेंसी है जहाँ पे बात हो रही थी, इम्पोटेंसी जो है नामर्दगी, जिसमें कहते हैं कि ये बच्चा पैदा करने की ताकत नहीं है औरत या मर्द में, उसके ऊपर भी बहुत से ऐसे फैमिलीज हैं, ये कोई बड़ा इशू नहीं है, वो एक दूसरे के साथ कंटिन्यू कर रहे हैं। अगर मियाँ बीवी एग्री हैं तो उसके ऊपर ऐसा नहीं कि जरूर ही करनी है आपने। फिर आगे आ जाता है एग्जेक्टिटेशन ऑफ मैरिज, है कि आप बताते हैं कि शुरू से ही ये शादी जो है नल एंड वाइड है, कि इसमें हमारी जो जबरदस्ती या हमारी शादी हुई नहीं थी, ये जबरदस्ती डॉक्यूमेंट्स बनाए गए थे। अब बात आती है क्योंकि सारे जो है अपनी अपनी जगह एक्सपर्ट्स भी हैं और लीगल भी प्रोसीडिंग्स देखते हैं किसी ना किसी शक्ल में। तो हमें, मैं यहाँ पे बताना चाहूंगी कि सिर्फ डाइवोर्स एक्ट ही डाइवोर्स के लिए अप्लाई नहीं होते, बहुत सारी चीजों को मद्देनजर रखा जा सकता है। जैसे कि शादी की एज है, उसको देखते हुए वैलिडिटी देखी जाएगी कि वो एज पर लॉ हुई है कि नहीं है, तब भी वो नलिटी ऑफ मैरिज में जाएगा। जुडिशियल सेपरेशन के बारे में ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि वो मियाँ बीवी रहेंगे अनटिल और अनलेस 2 साल के बाद वो डाइवोर्स अप्लाई जब तक करके डाइवोर्स डिग्री नहीं लेते, तो वो प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ेगा। और अगर हम अपने मजहबी कवानीन देखें, वहां पे भी कभी भी डाइवोर्स को अप्रिशिएट नहीं किया गया। और अब बीइंग अ लॉयर, क्रिश्चियन लॉयर, मैं भी कभी अप्रिशिएट नहीं करता। हाँ, अगर मारपीट हो रही है, खवातीन के साथ 16-17 साल हो गए हैं और बाप जो है वो बीवी के ऊपर इल्जाम लगा रहा है, हस्बैंड, कि तू अपने बेटे के साथ खराब है, और मारपीट हो रही है इस चीज के ऊपर बच्चे के साथ भी और माँ के साथ भी, तो इस तरह के इश्यूज में मैं कहती हूँ कि आप समझाने की कोशिश करें। अगर फैमिली इंटरवीन करती है तो मसला रिजॉल्व हो सकता है। नहीं हो रहा, क्योंकि हम जब भी दावा ड्राफ्ट करते हैं तो पहले लिखते हैं कि ये मसले हैं, उसके बाद फैमिली ने जाके, इलाका मोअज़्ज़िज़ीन है उसने भी जाके समझाने की कोशिश की तो नहीं हुआ। फिर उसके बाद डाइवोर्स डिग्री केस फाइल होने के बाद कोर्ट भी आपको रिकंसाइल करने का मौका देता है कि आप दोनों पार्टीज बैठ के एक दूसरे के जो भी गलत फहमियां दूर की जाए और पैचअप की तरफ जाया जाए। तो प्रोसीजर तो ऑलरेडी प्रोटेक्ट करता है, ये नहीं है कि आया चलो जी ठीक है डाइवोर्स हो गई, उसका प्रोसीजर फॉलो करके फिर डाइवोर्स होती है। शादी
जो अभी सस्टेन नहीं करी डिवोर्स रेशो इसी वजह से बन रहा है, इकोनॉमिकल इशू है। फिर हम लोग जो सोशल मीडिया इसमें बहुत ज्यादा अपना किरदार अदा करता है। लड़कियां और लड़के जो है वो शादी से पहले बहुत सारे ख्वाब देख के आते हैं, जैसे वो ड्रामों के अंदर शादी के बाद, शादी के टाइप इतना सारा जहेज दिया जा रहा है, इतनी सारी लग्जरी वो प्रोवाइड की जा रही है फीमेल को, जाते ही फूल बरस रहे हैं। तो उस तरह के ख्वाब अगर बीबी लेके जाएगी तो वो तो कभी भी बुरे नहीं होते, क्योंकि शादी जो है वो कहते हैं कि आपने जब ओथ ली जाती है निकाह के टाइम, वो कहते हैं कि खुशी और गमी में एक साथ होंगे। यानी आपके पास थोड़े पैसे हैं उसमें भी गुजारा करना है, हालात कैसे भी है, बीवी ने उसके साथ उसका साथी बन के, क्योंकि बाइबल में पैदाइश की किताब में जब आदम को बनाया गया था तो उसके बाद औरत को उसकी पसली से निकाला गया, तो खुदा ने कहा था कि इसके साथ इसका कोई मददगार होना चाहिए। तो मददगार के तौर पर एक दूसरे के इक्वल बनाया गया था, ताकि वो दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करके आगे चले। और वो जो आदम और हवा की स्टोरी है, हमें ये पता चलता है कि अगर सजा भी ली है तो दोनों ने ली है, फिर बाद में जाके परवरिश में या सारे कामों में वो इकट्ठे चलते रहे। मदर मेरी की और बात हम करें, खुदा यीशु मसीह के जो वालिद थे यूसुफ, उन्होंने भी सारे प्रोसीजर को अपने बच्चों के साथ लोगों को फेस किया, सारा कुछ किया। तो वो चीजें हमें एग्जाम्पल के तौर पे दी गई हुई हैं कि हम हर एक हालात में एक दूसरे का साथ दें, अनटिल और अनलेस कि वो चीजें जो है वो वहशियाना तौर पे ना शक्ल इख्तियार कर ले। जैसे कि मेरे पास एक केस था, वहां पे मेरे पास एक हफ्ते के बाद खातून आती है, जब मेडिकल करवाया गया उसकी बॉडी के ऊपर चोट के अभी तक बहुत बड़े निशानात थे, मुंह के ऊपर उसकी आंखें, मुंह फटा हुआ है। तो इस तरह की जब वहशियानापन होगा औरत के साथ बार बार, तो उसमें कोर्ट उसको परमिशन देता है कि मेडिकल करवा के आप डाइवोर्स के लिए चले जाएं, क्योंकि ये उसमें वहशियाना तौर पे मारा गया। साथ में वो अगर, लेकिन वहां पे भी शर्त कह रहा है कि आपने जना का साथ रखना है, कि जना भी कमिट हो रहा है। ऐसा नहीं है कि खाली एक ही चीज के ऊपर चला जाए, क्योंकि कहीं पे भी लॉ जो है डाइवोर्स की हौसला अफजाई नहीं करता। हमेशा लॉस बनते हैं सोसाइटी को महफूज करने के लिए। जी जी। नादिया साहबा, जो आप बता रही हैं, मैं अगर हम्म। सोचूं तो मुझे ऐसा ही लग रहा है कि ये आसान नहीं है, लेकिन फिर भी रेशो इतनी ज्यादा है। और जब नोटिस आ जाता है, औरत को आ जाता है, तो वो तो बस बिल्कुल सहम जाती है कि बस काम, जिंदगी खराब हो गई, मेरी जिंदगी लुट गई, मेरा ये हो गया। बात ये है कि सर हम्म। अवेयरनेस नहीं है। नोटिस का मतलब डाइवोर्स नहीं है, आपने जाके नोटिस का मतलब है कि हम्म। आपके खिलाफ केस फाइल हो गया है, हम्म। एक बंदा ये कह रहा है, आप आके अपने दिफा में बताएं कि आप क्या कहती हैं। जो हम्म। उसने कह दिया वो सच तो नहीं है, वो हम्म। आपने कोर्ट में प्रोसीड करके अपने हक में बोलना है। और बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जहां पे आप जाते हैं, बाकी प्रॉपर्टी के पेपर्स जब नोटिस रिसीव होता है वहां पे तो आप पहुंच जाते हैं कोर्ट में अपना दफा करने के लिए। लेकिन बात वही आ जाती है डिस्क्रिमिनेशन की, क्योंकि औरत को जब नोटिस रिसीव हो रहा है तो घर वाले इंटरेस्ट नहीं लेते कि लो अब तो ये हमारे पास आ गई, इतनी शादी पे खर्चा किया है, अब इसके डाइवोर्स के केसेस पे भी। तो फिर वो क्या करते हैं कि कुछ नहीं होता, हो गया जो होना, तुम्हारी किस्मत। ऐसा नहीं है कि जब तक डाइवोर्स नहीं होगी, और डाइवोर्स होने के बाद 60 डेज का टाइम पीरियड है, अगर उसमें अपील फाइल हो गई है तो ठीक है। अदरवाइज अपील फाइल होने के बाद उसका जब तक डिसीजन नहीं आता तब तक वो दूसरी शादी भी नहीं कर सकते। क्योंकि यहाँ पे अगर डाइवोर्स की जाती है ना, वो डाइवोर्स की जाती है कि फौरन जी निकाह हो जाए मैं अगला। एक और बात पूछना चाहूंगा नादिया, बहुत जबरदस्त इंफॉर्मेशन है ये। सारा कुछ साबित करने में, ये करने में, फिर ऐसा लगता है कि मर्द की निस्बत औरत ज्यादा मजलूम भी है। और कई दफा ऐसा होता है कि जो वकील होते हैं वो कैचअप कर जाते हैं, किसी की फेवर कर जाते हैं, किसी की फेवर कर जाते हैं, और वो पार्टी जीत जाती है। ऐसा होता है, फिर हम आगे जाते हैं मजहबी नुक्ता नजर पे। जी बिल्कुल, प्रैक्टिस ऐसी ही है। और मैं तो अभी एक ऐसा ही केस कर रही हूँ कि जहाँ पे एक बच्ची के साथ हम्म। ज्यादती होती है, हम्म। कॉम्प्रोमाइज करवा के, वकील ही उसका कॉम्प्रोमाइज करवा के उसी के खिलाफ सारा कुछ करवा जाता है। और अब वो, यानी कंडीशनल शादी हुई है कि हम्म। वो एक रेप के पर्चे में से लड़के को निकालने के लिए, जो कि उसने कमिट किया। कंडीशनल शादी के बाद उसको एडवाइस दी गई है कि अभी तो अपने आप को बचाने के लिए शादी कर लो, बाद में डाइवोर्स फाइल कर देना। तो हम ऑलरेडी इस तरह के केस को फाइट कर रहे हैं।
एक और भी हमारा एक केस है जो कि रिपोर्टेड है, ऑनलाइन भी पड़ा हुआ है, नसरीन बीबी वर्सेस एएसजे, यानी एडिशनल सेशन जज नारोवाल। उसके अंदर भी यही जजमेंट थी कि जो रनिंग मैरिजेस हैं, यानी आप कहते हैं भाग के शादी कर ली, माँ बाप हम्म, उस नहीं होते, तो उस सूरत में क्या करते हैं, वो फोर्स करते हैं कि शादी को खत्म किया जाए, कहते हैं ये जना है। तो उसके ऊपर ये है कि सेक्शन 19 है मैरिज एक्ट का, वो बताता है कि कभी भी इस तरह की माइनर मैरिज है, अगर वो बच्चे बच्ची बालग नहीं है, बालग की भी डेफिनेशन जो हम्म, क्रिश्चियन डाइवोर्स के मुताबिक है वो 21 साल है, जी, जो कि अभी हमारे कुछ बहुत ही नामवर सिविल सोसाइटी के लोग और पॉलिटिशियंस ने उसको 18 साल करवाने की कोशिश की है। और हालांकि वो फेडरल तक, यानी सिर्फ इस्लामाबाद तक ही लॉ है। हम्म, तो उसके मुताबिक अगर वो बच्ची या बच्चा 14 साल से बड़े, और बच्ची जो है 14 साल से और लड़का 16 साल से बड़ा है और 21 साल से कम है, तो उस सूरत में शादी होगी, तो वो शादी जो है वैलिड होगी। उसमें इनरेगुलरिटीज हैं, लेकिन उसमें ये है कि वालिदैन की परमिशन जरूरी है जब भी बच्चे माइनर होंगे और शादियां करेंगे। वो क्लास क्लास एक होती है कि वो सपोर्टिंग, अगर मतलब इन केस हो जाती है या नीडी, वो एक है, जरूर है, जी, लेकिन सर वो भी सामने ये सेम। है कि नहीं। जी, जी जी सर, यूके के अंदर भी यही लॉ है, इवन कि अमेरिका के अंदर भी, इंडिया के अंदर भी। और हम उसको अगर आम जुबान में बोलें तो वो वली का कानून है, जो कि जी, मुस्लिम्स में भी है कि वली की परमिशन है। तो इस तरह के कवानीन भी हैं। नादिया, नादिया, शादी। नादिया, हम्म। मैं ना नाजरीन हमारे सुन भी देख भी रहे हैं और बड़ी उनको दिलचस्पी भी है। मैं उन पे एक बात वाज़िया करता हूँ कि यूरोप में, इंग्लैंड में बहुत सारे ऐसे मैंने देखे अंडर एज के, उनके बच्चे भी हैं, नकाब भी नहीं हुआ, उनके बच्चे भी पैदा, प्रेग्नेंट हो गई लड़की, और छोटी उम्र में किसी किसी ने कोई वो हदूद ऑर्डिनेंस नहीं है, कोई कुछ नहीं है, ला कानूनियत है ही है। अगर कोई एक्शन ले गया तो ले गया, ना लिया तो ना सही। ऐसी बहुत सारी हैं, लेकिन हमारा चूंकि हदूद ऑर्डिनेंस का बड़ा वो करता है, जिस तरह के संसार का ये अभी मैं उस बात में तो नहीं जाना चाहता, लेकिन आगे बढ़ते हैं। नहीं अ, नहीं सर, मैं कुछ कहूंगी आपको सैमसन साहब, हदूद ऑर्डिनेंस जो है वो जना के मामलात में आता है, लेकिन मैरिज के अंदर जो आता है ना, जी, ये जी, चाइल्ड जी, मैं नादिया, नादिया, वो बगैर निकाह के जो होता है ना, चाहे वो हाँ जी बिल्कुल। रजामंदी है, बगैर निकाह के, वो अगर कोई उनके बच्चे पैदा होते हैं या इस तरह इकट्ठे रहते हैं वो तो तो वो उसी में आते हैं। ये करता है ना, हौसला अफजाई करते हैं कि आप बच्चे की जान ना लें। एक यूके में हम्म, तो ये है ना कि बाहर जो है यूरोप के अंदर, या आप कह दें अमेरिका में, कि वो कहते हैं कि बच्चे की एक लाइफ आप जो आ रही है उसको जाया ना करें, उसको प्रोटेक्ट करें। अभी भी यूएनओ में काफी सारी हम्म, लेजिस्लेशन हो रही है अबॉर्शन के ऊपर, तो उसको जो सिविल सोसाइटी है हम्म, यूएनओ के अंदर वो अपोज कर रही है कि आप इस तरह का ना इकदाम करें, कि जो अबॉर्शन के लिए और वो पिल्स जो हैं वो आम करें, इससे जी, जिंदगी जी, अफेक्ट होगी। नादिया, ये बड़ी बहसेबल बात है, हम आगे चलते हैं। मजहबी नुक्ता नजर अभी लेते हैं, फिर मैं वापस इसको, हमने रोकने के तरफ भी आना है। प्रोग्राम ऑलरेडी काफी लेंथी होता जा रहा है। तो हमारे साथ पास्टर डॉक्टर आसिफ आर्थर हैं। आप कैसे मजहबी नुक्ता नजर से कैसे बताएंगे, या अगर आपके ऐसे होता है कि चूंकि आपका तल्लक पाकिस्तान से ही है, अगर ऐसा आ जाता है, फिर आप कैसे उसको कन्विंस करते हैं कि ना हो। जी, थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया सैमसन भाई, आप सबका कि आपने मुझे मौका फराहम किया कि मैं बाइबल मुकद्दस में से कुछ बयान कर सकूं इस बड़े अहम टॉपिक जो आपने शुरू किया है तलाक के हवाला से। और मेरे लिए बड़ी खुशाइन बात है। और सबसे पहली बात मैं बताना चाहूँगा कि ये मेरे लिए पहला मौका है कि मैं एज ए डिबेटर कह लें या किसी टीवी पे बैठ के बात कर रहा हूँ, गुफ्तगू। अगर कोई गलती होगी तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन मैं जो कुछ बयान करूँगा कलाम मुकद्दस से बयान करूँगा। जैसा कि खुदा कलाम में लिखा है, मलाकी की किताब है, उसका दूसरा बाप और उसकी 16वीं आयत पे बड़ी खूबसूरत बात लिखी हुई है। लिखा है कि खुदावन इसराइल का खुदा फरमाता है, मैं तलाक से बेजार हूं और उससे भी जो अपनी बीवी पर जुल्म करता है। रब और फौज फरमाता है, इसलिए तुम अपने नफ्स से खबरदार रहो
ताकि बेवफाई ना करो, क्योंकि जो मसीहत है वो मेरे नॉलेज के मुताबिक, खुदा कलाम मुकद्दस के मुताबिक वन वे एंट्री है, आउटगोइंग एंट्री नहीं है। इसमें तलाक का जो कंसेप्ट है वो नहीं है। लेकिन अगर तलाक हो रही है इस दौर में तो इसकी रीजन क्या है? पहले तो हमने ये सीखना है कि शादी तक नौबत कैसे पहुंची है, शादी हुई कैसी है। मिसाल के तौर पर जैसे मेरी वाइफ का नाम शकीला है और मेरा नाम आसफ है, और ये हमें देखना ये है कि मैं शकीला के घर तक पहुंचा कैसे हूँ, या मेरे वालिदैन कैसे मिले हैं। इनके दरमियान हमें 3-4 रास्ते गुजर कर जाना पड़ता है। पहला, जो लड़की के जो वालिदैन हैं उनकी और जो लड़के के वालिदैन हैं उनके दरमियान दो लोग बड़े अहम किरदार अदा करते हैं। एक वो जो रिश्ता करवाने वाला होता है, एक वो जो दोनों दोनों तरफ के पास्टर साहबान हैं जो कि पुकार का एक लेटर देते हैं, खास तौर पर पुकार करते हैं। जो लास्ट पुकार होती है वो निकाह वाले दिन होती है। जो लड़के का पादरी है वो भी उसे लेटर देता है जब वो घर से चलते हैं, तो ताकि जी आपका निकाह हो जाए। ये इन दो लोगों का बड़ा अहम किरदार है, बल्कि 4 लोग हो जाते हैं। जैसे कि एक रिश्ता कराने वाला है, एक लड़की की तरफ से पादरी है, एक लड़के की तरफ से पास्टर है। और इसमें सबसे जो बड़ी अहम बात है वो है काउंसलिंग। हमें काउंसलिंग की जरूरत है। अगर हम शुरू से, मिसाल के तौर पर आप भी शादीशुदा है, आपकी 30 साल या 20 साल शादी, मेरी शादी को 20 साल हो गए हैं, और हमने अपनी जो मैरिज लाइफ है वो अपने बच्चों को बताना है, काउंसलिंग करनी है कि मेरे 20 साल कैसे हो गए हैं। क्या मैं झगड़ालू नहीं हूँ? क्या मेरी जो वाइफ है वो झगड़ा नहीं करती होगी, वो नाराज नहीं होती होगी किसी बात पे? क्या वो एंग्री नहीं होती होगी? या हमें कोई लड़ाई झगड़ा कभी भी नहीं हुआ? क्यों कर आज ये 20 साल हमने कंप्लीट किए हैं, या 30 साल या 40 साल या 50 साल हमारी शादी को हो गए? क्यों ऐसा हुआ है? अगर जब तक ये बात हम अपने बच्चों में लेकर नहीं आएंगे तो तलाक की रेशो मजीद बढ़ती चली जाएगी। देखिए, मैं यहाँ एक चर्च में एज ए असिस्टेंट पास्टर, एज एशिया मिशन डायरेक्टर काम करता हूँ। तो हमारे पास 8 पास्टर हैं। जो मेन जो शादी के तरह से बात कर रहे हैं तो वहाँ एक फैमिली पास्टर होता है। जैसे अनु भाई भी जानते होंगे, कनाडा में भी शायद फैमिली पास्टर हो, इसी तरह यूरोप में भी होंगे, आई डोंट नो। जो फैमिली पास्टर का काम है वो है काउंसलिंग करना। शादी से पहले दोनों कपल्स को बुलाकर उनकी काउंसलिंग करना। तो ये हमें ज़रूर है कि हमें किताब मुकद्दस के मुताबिक हमने क्या करनी है, उनकी काउंसलिंग करनी है कि खुदा का कलाम हमें क्या बयान करता है इसके ताल्लुक से। तो अगर हम उनकी काउंसलिंग करेंगे रिलीजियस तौर पे, मजहबी तौर पे, तो फिर हम उस शादी को आगे तक बढ़ा सकते हैं। मैं एक और क्योंकि जो शादी का रिश्ता है ना मियाँ बीवी के दरमियान, ये एक अतमाद का रिश्ता है। हमें एक दूसरे पर इत्मीनान करने की जरूरत है। लेकिन जब हम देखते हैं कि जो मियाँ बीवी होते हैं, जब शादी हो जाती है उनकी काउंसलिंग नहीं हुई होती, उनको इस बात का इल्म नहीं होता कि हमने किस तौर से अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाना है। और जो रिश्ते करवाने वाली बात है वो क्या करती हैं जी, वो ये करते हैं कि वो झूठ बोलती हैं। बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि वो झूठ बोला जाता है कि लड़का बहुत अच्छा है, लड़का बहुत अच्छा पढ़ रहा है, वो बड़ा तालीम याफ्ता है, वो बड़े अमीर लोग हैं, बड़े अच्छे लोग, वो बड़े मजहबी लोग हैं। लेकिन ऐसा बाद में जाकर पता चलता है वो कुछ भी नहीं है। मेरे पास एक एग्जांपल है। मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, ही इज़ वेरी फेमस इन पाकिस्तान। उनका ताल्लुक सरगोदा से है, बड़े अच्छे बिजनेसमैन हैं, वो फ्रूट्स को पूरी दुनिया में बेचते हैं। तो उन्होंने अपनी बेटी की शादी की, और जो रिश्ते कराना कराने वाली खातून थी उन्होंने उसको बताया कि जो लड़के वाले हैं वो भी बड़े अच्छे बिजनेसमैन हैं और बड़े अच्छे खुदा दुआ गो हैं, चर्च गोइंग हैं, और लड़का भी बहुत अच्छा है, पढ़ा लिखा है। जब शादी हो गई तो डे फर्स्ट नाइट वो ड्रग एडिक्ट निकला। वो अपने कमरे में बैठ के वो चर्च टाइप वो कर रहा था। तो जब लड़की ने मना किया कि ये क्या कर रहे हो, तो फिर आपस में लड़ाई झगड़ा हुआ, और तकरीबन आफ्टर 2 वीक उनकी तलाक हो गई। वो तलाक तक बात पहुंच गई। तो मैं समझता हूं कि
हमें खुदा का खौफ रखने की जरूरत है। बात हम लालच में आ जाते हैं कि चलो कोई बात नहीं, हमारी कौन सी अपनी बेटी है, बल्कि खुदा का कलाम हमें ये बयान करता है कि हमें दूसरे को भी, अपने पड़ोसी को भी अपनी मानद मोहब्बत रखनी है। ठीक है। लेकिन जो मोहब्बत है वो हमारे दरमियान से खत्म हो चुकी है, और इस वजह से जो तलाक की रेशो है वो बढ़ती चली जाती है। आसिफ साहब, ये जो एक पासबान है उसकी जिम्मेदारियां बहुत सी हैं, वो कैसे अपनी जिम्मेदारियां निभाता है? ये आप तो एक रीजन तो आप जर्नल रीजन बता रहे हैं, वो जी जी। कैसे पासबान कैसे इफेक्टिव कैसे होता है? उसे मतलब जैसे चाहिए आप कि अपनी काउंसलिंग कलीसिया बॉडी में है। वो जी। अपनी हम्म। कलीसिया के लोगों में तालीम दे, इस हम्म। बात की काउंसलिंग करे हम्म। अकॉर्डिंग टू बाइबल, कि हमें बाइबल क्या बयान करती है। देखिए जी, लिखा है पहला करंथियस में जब हम पढ़ते हैं उसका 7वां बाब उसकी 10वीं आयत में लिखा है, मगर जिनका ब्याह हो गया उनको मैं नहीं बल्कि खुदावन हुक्म देता है कि बीवी अपने शोहर से जुदा ना हो, और अगर जुदा हो तो बेनकाह रहे या अपने शोहर से फिर मिलाप कर ले, ना शोहर बीवी को छोड़े। ये तो बड़ी वाजिया बात लिखी हुई है कि हमने हमारे दरमियान जो तलाक का तस्वर है वो नहीं है। और इस तौर से जब खुदा के खादम हैं जो पासबान हैं, उनको चाहिए कि वो अपनी कलीसिया में वो काउंसलिंग करे। काउंसलिंग की बहुत ज़रूरत है, लैक ऑफ नॉलेज है, क्योंकि पादी जब वो पुकार लेटर जारी करता है तो वो लिखे उसमें, उसकी जिम्मेदारी है कि भाई ये पुकार दे रहा हूं मैं, ये ठीक है, ये कुंवारा है लेकिन ये नशा करता है, ये चोर है, ये डाकू है, ये इनका रवैया ऐसा है, उसको बयान करना चाहिए। अगर वो ऐसी चीजें बयान नहीं करता तो वो, मैं समझता हूं, वो जुर्म करता है। आसफ साहब, मैं आपके लफ्जों को थोड़ा ऐसे करके कि लोग सुनने वाले, आम छोटे छोटे चर्च हैं उनमें मेरा ख्याल है पकार वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि 4 पकारें होती हैं, उनमें है ही नहीं है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। या कई दफा सर्टिफिकेट के बगैर भी वो निकाह कर देते हैं, कई पादरी निकाह कर देते हैं, पास्टर कई जो है वो निकाह कर देते हैं। तो इसको इसको कैसे रोका नहीं रोका नहीं जाए? नहीं, है सर, आप नहीं, मैं जो मैरिज बात एक्ट कर रहा हूँ ना, छोटे 1969 चर्च पढ़े। जो है ना, छोटे जी जी। चर्च जो है ना, छोटे चर्च, उनमें पकारों वाला सिलसिला, पकार का मतलब होता है अगर किसी शख्स को दूल्हे या दुल्हन के बारे में कोई ऐसी इंफॉर्मेशन हो कि वो निकाह ना बांध सकता हो, तो वो वक्त से पहले पहले इतला करे। ये तो लफ्ज ये होते हैं रीजंस हैं पकार। ना सर, ये रीजंस हैं। जरूरी नहीं है कि अगर मेरी कोई अंडरस्टैंडिंग किसी लड़की के साथ है या हम्म। लड़की हम्म। की अंडरस्टैंडिंग किसी दूसरे लड़के के साथ है, ये हम्म। सिर्फ यही रीजन नहीं है। अगर वो ड्रग्स इस्तेमाल करता है, अगर वो चोर है, अगर वो डाकू हम्म। है, हम्म। अगर वो फैमिली, मैं कोई छोटा सा बताता हूँ और लास्ट बात करूंगा मैं। मेरे सामने एक केस आया, एक लड़की थी, उसके वालिदैन फोत हो चुके थे, एक लड़का था और एक फैमिली थी, लाहौर की थी, और वो लड़की गुजरांवाले की थी। और उसने शादी करने के वक्त कहा कि हम लंदन जा रहे हैं, यूके, हम्म। तो हमें जहेज नहीं चाहिए, तो हम चाहते हैं कि आप जो भी शादी करना चाहते हैं हम जो आपका दिल करता दे दें। जब दिन करीब आए, तय आ गया, सब कुछ हो गया, जब शादी हो गई तो उन्होंने कहा ये हमें जहेज की बजाय में टिकट्स दे दें, हम यूके जा रहे हैं। तो उन्होंने लड़की वालों ने क्या कि 10-15 लाख रुपए उनको कैश दे दिया। वो ला के लड़की को थाईलैंड छोड़ गए, बाद में गायब हो गए, वहां से फ्रॉड मार के। अब लड़की का इसमें क्या कसूर है? अगर वहां का पादरी, खास तौर पर रिश्ता करवाने वाला, और ये पादरी साहबान उनको ये बताते कि भाई ये लोग फ्रॉडिये हैं, तो शायद ये काम ना होता। और दूसरा मैं आपको बता दूं, यहाँ शाहिद भाई बैठे हुए हैं और सिस्टर निदा बैठी हुई हैं, एडवोकेट हैं, और सिस्टर अलीशा नियाद बैठी हुई हैं, ये लॉ को समझती हैं। जो क्रिश्चियन मैरिज एक्ट 1969 है, उसमें ये वाजिया तौर पे लिखा है कि आपको पुकार करना जरूरी है, चाहे छोटा चर्च हो चाहे बड़ा चर्च हो। ठीक है ना? इसमें ये बाइबल से नहीं लिया गया, ये स्टेट लॉ बनाया गया था। तो ये उसमें लिखा हुआ है पुकार जरूरी, शायद मैं गलत हूँ, अगर मैं गलत हूँ आप मुझे बता सकते हैं, लेकिन पुकार करना जरूरी है। ठीक है? अगर पुकार नहीं करते तो गलत करते हैं, अगर झूठी पुकार देते हैं तो ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जी, थैंक यू। जी, बहुत सर, शुक्रिया। बताना चाहूंगी, जो वो मैरिज एक्ट की बात कर रहे हैं वो 1872 का मैरिज एक्ट है, और उसमें पकार का जिक्र है।
और अगर आप बिब्लिकली भी देखें तो बेसिकली ये ऐलान है, आप अपने जानने वालों को बता रहे हैं कि ये लड़की या ये लड़का एक दूसरे के साथ मंसूब हो गए हैं। अगर इसमें कोई भी कबाहत है या कोई भी ऐसी लीगल उसमें कोई रुकावट है तो वो जाके इन्फॉर्म की जाए, ये ना हो कि किसी के साथ ज्यादती हो जाए। पुकार का मतलब ये था कि ऐलान किया जाए कि ये लड़का और ये लड़की एक दूसरे के साथ इनको मंसूब कर दिया गया है। जी और जी बिब्लिकली अगर देखा जाए तो उसका प्रोसीजर ऑलरेडी ये सारे ड्राइव किए गए हैं। बेसिकली अभी मेरा जो भाई है गो के कैथोलिक चर्च से बहुत ज्यादा इसकी एफिलिएशन है, लेकिन वो कह रहा था कि ये जो क्रिश्चियन डाइवोर्स एक्ट है ये उसमें से बिब्लिकली ड्राइवन नहीं है। ये बिब्लिकली ड्राइवन है क्योंकि ये कैनन लॉ से डायरेक्टली ड्राइव करके लिखा गया हुआ है। और अगर हम देखे जाएं तो जब जुडिशियल पावर जजेस के अंदर पावर यूज कर रहा है तो वहां पे स्पेसिफिकली लिखा हुआ है कि वो इसको बाइबल की रूह से जानते हुए उस पर फैसला करे कि खुदा ने मियाँ बीवी को जोड़ा है, उसको कोई जुदा ना करे। तो इस स्पिरिट के साथ वो फैसला करे कि उसमें सारी जो लीगल लकूना है वो मद्देनजर रखते हुए, इवन कि अगर आप कैनन लॉ कैथोलिक चर्च का भी देखेंगे उसके अंदर भी ये सारी चीजें अवेलेबल है। इवन के जब हम लोग रिसर्च वर्क करते हैं तो सैरोगेसी के बारे में भी कैनन लॉज अवेलेबल हैं। और फिर अगर हम दूसरी डिनोमिनेशंस के देखें तो उनके पास भी लॉज अवेलेबल हैं, गो के वो ड्राइवन है, लेकिन बेसिक जो है वो कैथलिक ही कैनन लॉज प्रोवाइड करती है। जी यस जी, जी। बहुत शुक्रिया। आगे चलते हैं कि कोई और जवाब दे। मैं अलीशा नायाब, अब हमारा जो इस वक्त आखिरी राउंड है ये है कि हम इसकी रोकथाम कैसे कर सकते हैं। और दूसरा ये भी बताइएगा कि ये जो काउंसलिंग है बिफोर मैरिज, बिफोर जब निकाह होता है, मतलब मैरिज सेरेमनी, इससे पहले काउंसलिंग है, क्या है ऐसा अमल, इस पे अमल दरामद किया जा रहा है? क्योंकि मेरे अपने इल्म में ऐसी बात मुझे नजर नहीं आती, क्योंकि हालांकि मैं दिमाग कह लो, मेरी बॉडी तो यूके में है लेकिन मेरा दिमाग पाकिस्तान में ही है, मुझे नहीं नजर आती कि काउंसलिंग है कहीं पे। जी जी सर, मैं ये कहती हूँ कि इसकी रोकथाम के लिए सबसे पहले तो है कि रिफॉर्म किया जाए क्रिश्चियन डिवोर्स लॉ को, एक्ट 1869 को। हम्म इसके अंदर मैं ये कहना चाहूंगी कि इसके अंदर सेक्शंस बनाए गए हैं वो ठीक है, लेकिन आजकल की जो हमारी कम्युनिटी है, स्पेशली मैं एक वर्ड यूज करना चाहूंगी, पढ़े लिखे नौजवान, बहुत सारे पढ़े लिखे नौजवान भी, और वेरी सॉरी मैं किसी को टारगेट नहीं कर रही हूँ, बट दिस इज द डार्क रियलिटी ऑफ द सोसाइटी जिसको मैं भी हाईलाइट करने लगी हूँ। सो आई थिंक आई एम नॉट पॉइंटिंग आउट समवन somebody, so don't take it personal। बहुत सारे ऐसे लॉयर्स भी हैं जो कि एक्ट यूज कर रहे हैं इन इन लीगल वे। मेरे पास अभी एक केस आया था जिसके अंदर इंडिया का एक्ट यूज करते हुए एक क्रिश्चियन को जो है वो बेवकूफ बनाया जा रहा था कि आप तो जी अपनी बीवी को डिवोर्स दे सकते हैं। सो मेरा ख्याल है कि इस एक्ट को जो है मजीद तरमीम करने की जरूरत है। बट मैं अपने उस्ताद मोहतरम यहाँ पर जिक्र करना चाहूंगी फैसल महमूद तनवानी साहब का, जो कि HRCP के रीजनल कोऑर्डिनेटर है। मैं उनकी अंडर ऑब्जर्वेशन जो है वो लॉ को सीख रही हूँ। और हमारे पास अगर कोई हमारी लॉ फॉर्म में अगर कोई केस आता है तो हम प्रेफर करते हैं जस्ट सेक्शन 23। सो आई थिंक कि इसके अंदर मजीद तरमीम करने की जरूरत है। अगेन आई विल कम बैक टू माई पॉइंट कि ये कानून अभी मैं कहूंगी कि एक उस दौर का है और अब का जो दौर है वो एक और है। तो इसके अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, इंसाफ की बुनियादें मैं कहूंगी कि जो अभी प्रॉपर रिफ्लेक्शन उनका नहीं है, जिनको एक प्रॉपर रिफ्लेक्शन दिया जाए। आफ्टर दैट आई विल से कि चर्च जो हमारा है, चर्च में रिफॉर्म्स, लीड रिफॉर्म्स और काउंसलिंग होनी चाहिए। मैं जिस चर्च से बिलोंग करती हूँ सेमिनार्स होते हैं, बट एक साइड ऐसी है कि जिसके अंदर काउंसलिंग हो रही है, जिसके अंदर जो है वो अवेयरनेस आ रही है, बट दूसरी तरफ उन्हीं लोगों का जो है वो मजाक भी बनाया जा रहा है कि ये जोड़ा हमारे पास आया था या ये मर्द या औरत मेरे पास आई थी। तो मतलब वो बातें जो वो अपने एक चर्च की हद तक करते हैं वो बाद में सोसाइटी में भी फैली होती हैं। तो नंबर वन थिंग, इसके अंदर ट्रेनिंग करनी चाहिए हमारे मजहबी रहनुमाओं की। इसके अंदर बोथ आ रहे हैं, प्रोटेस्टेंट एंड कैथोलिक्स। आफ्टर दैट मैं ये समझती हूँ कि जब हमारे प्रीस्ट की जो है वो अच्छी काउंसलिंग होगी तो तभी वो जो है वो आगे कम्युनिटी की जो है वो अच्छे से काउंसलिंग भी कर पाएंगे और उनको सही नुक्ता नजर से जो है वो तालीम भी दे पाएंगे कि इस तरीके से वो अपनी जिंदगी गुजारे। आफ्टर दैट आई विल से कि कम्युनिटी अवेयरनेस होनी चाहिए। और
एजुकेशन मिलनी चाहिए, बिकॉज एजुकेशन नहीं है। मोस्ट ऑफ द पीपल हमारे ऐसे हैं जो एजुकेटेड नहीं है। अगर अवेयरनेस कैंपेन्स होती हैं तो या तो वो इंग्लिश में होती है या उर्दू में होती है, और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि पंजाबी लैंग्वेज को जो है वो प्रेफर करते हैं और अंडरस्टैंड भी जो है वो पंजाबी लैंग्वेज ही करते हैं। तो आई थिंक ये कैंपेन्स इस तरीके से होनी चाहिए कि चर्च के अंदर सेमिनार्स होने चाहिए और लोकल लैंग्वेजेस में होनी चाहिए, वहां पर लोगों की रियल लाइफ टेस्टिमनी सुनी जानी चाहिए। और ये एक शक्ल दे सकता है एक हेल्दी मैरिजेस को, एक हेल्दी रिलेशनशिप्स को। आफ्टर दैट आई विल से कि इकोनॉमिक एम्पावरमेंट होनी चाहिए, स्पेशली क्रिश्चियन वुमेन्स की, बिकॉज मर्द बाहर जाके नौकरी कर लेता है, औरतें जो होती हैं जब वो एक इंडिपेंडेंट बनना चाहती हैं तो उन पर ये एक रिस्ट्रिक्शन लगाई जाती है कि ये बाहर जाके नौकरी नहीं कर सकती। तो आई थिंक अगर हमारे चर्चेज में जो है वो ट्रेनिंग स्किल्स प्रोवाइड की जाए, जिसके अंदर वो डिफरेंट ट्रेनिंग सीख सके, ऑनलाइन बिजनेसेस के बारे में सीख सके। यहाँ पर मैं हाईलाइट करना चाहूंगी कि चर्चेज में, कैथोलिक चर्चेज में इस टाइम पे ट्रेनिंग दी जा रही है, बट आई विल से कि ट्रेनिंग के साथ साथ जो है वो उन्हें आगे माइक्रो फाइनेंस लोन्स की तरफ भी ले जाया जाए, के बाद में उनको इस तरीके की फैसिलिटी भी दी जाए कि सिर्फ सीखे ना, बल्कि उस चीज को आगे अपने बिजनेस में जो है वो कन्वर्ट कर सकें। आफ्टर दैट आई विल से कि क्रिश्चियन यूथ को एजुकेशन देनी चाहिए मैरिज पे और उनके कंसेंट पे, क्योंकि अगर हम जस्ट मैरिज पे फोकस करते हैं तो कंसेंट जो है वो रिमूव हो जाता है, और अगर कंसेंट पे फोकस करते हैं तो फिर मेरा ख्याल है कि किसी की भी जो है वो मैरिज कामयाब रह ही नहीं सकती। अभी पास्टर जी जिक्र कर रहे थे कि उनकी जो शादी है वो इतना अरसा चली है, तो मैं यहाँ पर ये करना चाहूंगी कि वो दौर एक और था। अगर हम उस दौर को आजकल के एरा से कंपेयर करते हैं तो तब जो है वो खानदानों में ये था कि ये कह के बेटी को घर से रुखसत किया जाता था कि तेरा जीना मरना जो है वो यहीं पे है, आगे जो है वो वापस नहीं आना, या हमें हमारे घर में बदनामी जो है वो नहीं लेके आनी। औरतें भी जो है ये लिहाज रखती थी कि नहीं, अगर ऐसा कुछ होगा तो मेरे माँ बाप की या मेरे ससुराल की बदनामी है। बट आज जो है वो ये चीज खत्म हो गई है, तो इस चीज को जो है वो बिब्लिकली पॉइंट ऑफ व्यू से बताना चाहिए, स्पेशली यूथ को कि हमारी एजुकेशन, हमारी बिब्लिकल एजुकेशन हमें क्या सिखाती है। अगर हम जस्ट कंसेंट पे रहेंगे तो आई थिंक हमें कभी भी एक अच्छा लाइफ पार्टनर नहीं मिल सकता। आफ्टर दैट आई विल से कि साइकोलॉजिकल सपोर्ट सर्विसेज लाजमी होनी चाहिए, बिकॉज जब हमारी ये सब हमारी लाइफ में होता है, स्पेशली इन कपल्स, तो उनकी मेंटल हेल्थ जो है वो सबसे ज्यादा अफेक्ट होती है। वो सर्च कर रहे होते हैं कि हमें किसके पास जाना है, किसके पास जाके हमें बात करनी है, और उनको एक प्रॉपर, मैं कहूंगी कि गाइडर या काउंसलर नहीं मिलता, वो मिलते हैं। और ये मेरे रिसर्च है अभी तक की कि मैंने लोगों को देखा है कि वो जिसके आगे जाके शेयरिंग करते हैं, बाद में वो उनकी शेयरिंग जो है वो एक हेडलाइन बन के जो है वो राउंड कर रही होती है कम्युनिटी में। सो साथ साथ लोगों को भी अवेयरनेस या सपोर्ट मिलनी चाहिए, स्पेशली साइकोलॉजिकल, और जिन्होंने करनी है उनको भी ये चीज पता होनी चाहिए कि हमने सामने वाले की काउंसलिंग किस तरीके से करनी है। आफ्टर दैट द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगेन आई विल से कि मैं किसी को हिट नहीं कर रही हूँ, हमारी चर्च डिनोमिनेशंस को भी एडवोकेसी की बहुत ज्यादा जरूरत है, जो कि इस टाइम पे नहीं है। चर्च जो है वो जब ये वाली चीजें लाएगा, अपने डिफरेंट सेक्शंस बनाएंगे जिसके अंदर ये वाली तालीम सिखाई जाए, और एक इस तरीके से सिखाई जाए कि वो उनकी जिंदगी में रद्द अमल हो, ना जस्ट फॉर पिक्चर्स की हद तक, या मैं कहूंगी कि डिनोमिनेशंस की हद तक जो है वो उसको बाउंड करके रख दिया जाए। अभी करंटली एक वाकया था, और उसके अंदर ऐसा हुआ था कि मैं एक ट्रेनिंग में गई हुई थी और वहां पर ये बात हुई थी कि चर्च को जो है वो इस चीज की तालीम देनी चाहिए। तो मेरा ख्याल है बजाय इसके कि हम किसी को पॉइंट आउट करें कि ये कैथलिक्स में नहीं होता है या प्रोटेस्टेंट में नहीं होता है, तो आई विल से कि ये जो चीज है ये हर जगह पे है। बजाय इसके कि हम किसी और की तरफ उंगली उठाए, पहले हमें अपने आप की तरफ को देखना चाहिए कि आया कहाँ पर क्या हो रहा है और कहाँ पर क्या नहीं। दैट्स इट सर। अच्छा, मैं अलीशा आ नहीं रखे, मैं पूछना ये चाह रहा हूँ कि जैसे जी जी एक सर। जोड़ा तलाक के लिए आपके वकील के पास आया और उसने क्या रेफरेंस दिए थे कि आप तलाक नहीं ले सकते? जी। जी सर, मैं वैसे यहाँ पर सब बहुत बड़े हैं, मुझे ऐसे लगता है कि मेरा काम और मेरा ओहदा जो है वो सबके मुकाबले में बहुत छोटा है। बट एक छोटी सी चीज जो मेरे नॉलेज में है वो मैं ये कहना चाहूंगी कि डिवोर्स जो है वो एक थोड़ा सा हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू है। एक किंग थे इंग्लैंड के, हेनरी एट। 16th सेंचुरी में इंग्लैंड में उन्होंने ये लॉ निकाला था कि डिवोर्स जो है वो लाई जाए।
वहां से ये जो है एक्ट 1869 का जो है वो कंसेप्ट स्टार्टअप हुआ था। बट अगर हम जस्ट अपने रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो मेरा ख्याल है कि डिवोर्स नहीं है। अगेन आई विल से कि ये जस्ट मेरी छोटी सी शेयरिंग है, ये हिस्सा है। अगर मैं कहीं गलत हूं तो प्लीज मुझे करेक्ट करिएगा। मेरा ख्याल है कि जब खुदा ने आदम और हवा को बनाया था तो उसके साथ उन्होंने किसी तीसरी औरत को या किसी और मर्द को है जो वो नहीं बनाया था। एक मर्द था और एक ही औरत थी। तो आई थिंक देयर इज नो डिवोर्स एंड देयर इज नो अदर मेल और फीमेल इज इंक्लूडेड इन एनी पर्सनस लाइफ। भी 1 मिनट बोला, मैडम ने भी बोल दिया कि बाइबल नहीं कहती। हम्म, इनको लिखवाने की जरूरत है, मैं बता देती हूँ। लूका 16 बाब उसकी 18 आयत में लिखा है कि अगर मर्द जो है वो औरत को तलाक देना चाहता है तो हरामकारी के अलावा उसको डिवोर्स नहीं दे सकता। या वो मैं इसको पढ़ देती। एनी वन हु डिवोर्स हिज वाइफ एंड मैरी अनदर वुमन कमिट अडल्ट्री एंड द मैन हु मैरी अ डिवोर्स वुमन कमिट अडल्ट्री। फिर मत्ती 19 बाब उसकी 9 आयत में लिखा है, आई टेल यू दैट anyone who divorces his wife except for sexual immorality and marry another woman commit adultery। यहाँ पे कितनी सारी है। और इवन के यहाँ पे मैं आपको और भी बहुत सारी बिब्लिकल रेफरेंस दे सकती हूँ जिसमें लिखा हुआ है। पालूस रसूल की किताब में करंथियों में है, वहां पे लिखा हुआ है प्रॉपर तरीके से कि डिवोर्स जब भी होगी, पहला करंथियों 7 बाब उसकी 10 से 11 आयत में लिखा है, टू मैरी टू द मैरिड I give this command. A wife must not separate from her husband, but if she does, she must remain unmarried or else be reconciled to her husband. And husband must not divorce his wife। ये जुडिशियल सेपरेशन की बात की गई है कि वो जो सेक्शन 23 की वो बात कर रही थी कि क्लियर नहीं है, वो बहुत क्लियर है। सिर्फ ये प्रॉब्लम है कि मुस्लिम लॉयर्स को उनकी बैकग्राउंड के बारे में नहीं पता। जो अभी वो मैडम कह रही हैं कि ये इंट्रोड्यूस करवाया गया था, ये ऑलरेडी बिब्लिकल था और ऑलरेडी कैनन लॉज के अंदर अवेलेबल था। सिर्फ ये कि उसको स्टेट के अंदर इंट्रोड्यूस करवाया गया था। अगर जी इस तरह करे तो जी मार्टन सिस्टर, एक मिनट। चली क्या गई। मुझे ये बताएं, जो आजकल तलाक हो रही हैं, ये अकॉर्डिंग टू इन वर्सेस के मुताबिक हो रही हैं? मलाकी 2 बाब उसकी 16 आयत में भी लिखा हुआ है, द मैन हु हेट्स एंड डिवोर्स हिज वाइफ सेज द लॉर्ड ऑफ इसराइल डज वायलेंस टू द वन ही शुड प्रोटेक्ट। आगे इसके ऊपर वो एडल्ट्री कमिट कर रहा है तो वो फिर लिख के छोड़े, पालूस रसूल भी कहता ये ना वो देखें, आसिफ साहब ने आपसे सवाल किया है कि क्या है। आजकल जो डिवोर्स हो रही है इस बुनियाद पर हो रही है। बिल्कुल, अगर वो एक क्रिश्चियन लॉयर के पास जाता है तो वो क्रिश्चियन लॉ के मुताबिक होगी और जज भी क्रिश्चियन लॉ को देख के अडल्ट ही प्रूव करेगा। फिर इवन के जब मेल फाइल करता है तो उसके ऊपर सेक्शन 11 का वो रिस्ट्रिक्शन इम्पोज होती है कि इसके अंदर को अक्यूजर को पार्टी बनाया जाए, जी ना कि सिर्फ सरसरी सा कह देना। शाहिद साहब, आप वो हाल बताएं कि आप एक लायर क्या किरदार अदा कर सकता है इसकी रोकथाम में, क्योंकि पहला सेक्शन था कि वजूहात, ठीक है, दूसरा सेक्शन है कि आप कैसे रोक सकते हैं, लायर क्या क्या कैसे पॉजिटिवली किरदार अदा कर सकता है। जी 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 सैमसन साहब, जिस तरह सारे दोस्त गुफ्तगू करे, चर्च का अपना किरदार है। अगर जी चर्च से आगे जब हाँ शादी परफॉर्म हो जाती है और फिर आबादकारी शुरू हो जाती है, रुकावटें शुरू हो जाती हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा हो जाते हैं, तो फिर जो है ना वो लॉयर के पास आ जाता है स्पाउस जो भी है। तो स्पाउस जब आता है, स्पेशली मैं बाकी लॉयर्स का तो मुझे पता नहीं है, और मैं जो भी क्लाइंट आते हैं क्रिश्चियन, उनको मैं ये मोटिवेट करता हूँ कि आप क्रिश्चियन लॉयर्स के पास जाएं। मुस्लिम लॉयर्स को कोई पता नहीं। अभी आज सुबह ही मैं देख रहा था, मेरे पास एक केस आया था जिसमें एक औरत ने अपने लिए हक महर भी लिखवाया हुआ था, उसका स्टाम्प भी लिखवाया था, उसमें जेवर भी लिखवाया हुआ था कि अगर मुझे ये तलाक देगा तो ये मैं इसे लेने की हकदार हूँ। अदरवाइज क्रिश्चियन मैरिज एक्ट में इस तरह की कोई चीज नहीं है। ठीक है, तो ये मैंने उनको बोला कि ये हमारे क्रिश्चियन मैरिज पे एप्लीकेबल नहीं है, तो ये तो वैसे ही फारिग हो जाएगा। तो जब मेरे पास केसेस आते हैं, मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी यही होती है कि मैं उसकी, एक तो चर्च की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो काउंसलिंग करे, दूसरा फिर जब मेरे पास आते हैं तो मैं उनकी काउंसलिंग करता हूँ कि ये जो भी आप इश्यूज बता रहे हैं मुझे, कि क्या इस पे बैठ के बात नहीं हो सकती। आप जो कपल आए हैं,
आपके जो भी इश्यूज हैं उनको बैठ के रिजॉल्व करने की कोशिश करें। ठीक है, अगर वो बाजिद होते हैं, अक्सर जो औरतें आती हैं वो बिल्कुल बाजिद होती हैं, जी मैं रहना ही नहीं है जनाब। अभी रिसेंटली मेरे पास एक केस आया कि अभी लड़की की शादी को अभी 1 माह भी नहीं हुआ और मेरे पास आ गई है कि सर मैं नहीं इस मुंडे नाल रहना, ते मैंने पसंद ही नहीं है। ठीक है, उनके जो भी इश्यूज थे मैंने उनको कहा कि बेटी आप इसको बैठ के रिजॉल्व, नहीं नहीं मैं कुछ करना नहीं। मैं क्या फिर जुडिशियल सेपरेशन ਅਸੀਂ कर देने, नहीं ਅਸੀਂ जुडिशियल सेपरेशन भी नहीं करनी। मेरे पास जो भी क्लाइंट आते हैं मैं उनको ये करता हूँ कि आप अगर नहीं रहना चाहते, और मैंने पहले भी बताया कि जब थोड़ा सा गैप आ जाता है मियाँ बीवी के रिश्ते में, दिमाग ठंडा हो जाता है, गुस्से में हमसे बहुत सारी चीजें निकल जाती हैं मुंह से, शायद हम उस वक्त अंडरस्टैंड नहीं करते, बच्चों का नहीं सोचते। ठीक है, बच्चों का क्या होगा डाइवोर्स के सिलसिले में, तो उनको मैं बताता हूँ कि आप थोड़ा अपने रिश्ते को गैप दें, थोड़ा फासला रखें। और उसके लिए क्या करना पड़ता है कि आप जुडिशियल सेपरेशन अगर आप चाहते हैं, तो अगर आप वैसे भी जुडिशियल सेपरेशन आप वैसे भी अपने आप थोड़ा गैप देना चाहते हैं, तो आप जुडिशियल सेपरेशन के बगैर भी रह सकते हैं। अगर आप लीगली चाहें तो आप जुडिशियल सेपरेशन लें, और इस दौरान कोई 1 2 माह 3 माह 6 माह बाद शायद आपका जो वो गुस्सा है वो ठंडा हो जाता है, और आप जो है ना अपना जो आपका जो मैटर है उसको रिजॉल्व कर लेते हैं। इसके बाद भी अगर वो कोई पार्टी नहीं चाहती तो फिर तो एक हल है, और कानून पे ये लिखा हुआ है कैटेगोरिकली कि आपको अडल्ट्री आपने अगर अलेज की है तो उसको प्रूव करना पड़ेगा। अगर आपने क्रुएलिटी का स्टांस लिया है तो आपको क्रुएलिटी उसकी साबित करनी उसके मेडिकल आपको पेश करने पड़ेंगे। तो लॉ में भी इतनी आसान डाइवोर्स नहीं है जितना सारे समझ रहे हैं कि जी शायद आप डाइवोर्स दायर कर दें तो आपको मिल जाती है, वो प्रूफ करनी पड़ती है। और हमारी कोर्ट्स की जजमेंट है कि आपने जो भी अलेज करना है, एडल्ट्री करनी है, आपने क्रुएलिटी करनी है, डिसर्शन करनी है, तो आपको प्रूफ करना पड़ेगा। तो ये जी चर्च की बहुत जिम्मेदारी है, और हमारे मतलब कैथोलिक चर्च में इस तरह की फैमिली कोर्ट्स बनी हुई है हर डायसिस में, तो ये कैनन लॉ के जरिए बनाना चाहिए, लेकिन ये एप्लीकेबल नहीं है, इसका प्रैक्टिकल हमें नजर नहीं आता है। मां सवाए इस्लामाबाद पिंडी डायसिस में, वहाँ पे फैमिली कोर्ट्स भी हैं और फैमिली कमीशंस भी काम कर रहे हैं डायसिस में, लेकिन वो उतने ज्यादा इफेक्टिवली काम नहीं कर रहे, या फ्रिक्वेंटली लोगों की काउंसलिंग भी, मैरिज काउंसलिंग जो होती है वो नहीं कर रहे जो होनी चाहिए। कमीशन मौजूद है लेकिन शायद क्या पता नहीं फाइनेंस का इश्यूज है कि उस कमीशन को चलाने के लिए उस तरह की एक्टिविटीज डायसिस में या कलीसिया में नहीं हो रही, या किसी और डिनोमिनेशन में नहीं हो रही। तो चाहिए कि हमारे जो पास्टर्स हैं वो सरमन के जरिए जो कैथोलिक मैरिज है उसको वैसे तो जब निकाह होता है तो हम शादी का जो सरमन सुनते हैं, लेकिन इसको फ्रिक्वेंटली करने की जरूरत है। लोगों को अपने सरमन में बार बार बताने की जरूरत है शादी की अहमियत के बारे में, अज़दवाजी जिंदगी के बारे में, औलाद के बारे में, ये सारी चीजें जो है बाइबल में लिखी हुई है, तो उसको दोबारा से लोगों को बताने की जरूरत है। थैंक यू। जी जी, अलीशा कुछ आप कहना चाह रही थी? जी सर, वेरी सॉरी, एक्चुअली आई हैव सम इंटरनेट इशू। मैं एक्चुअली मैं मेरी बात बीच में रह गई थी, बट जब मैंने ज्वाइन किया तो आई वाज लिसनिंग दैट नादिया हमीद साहिबा वाज टॉकिंग दैट मैंने ये बोला है कि उस चीज को गलत है। आई थिंक आई हैव टू क्लियर माय पॉइंट। मैंने सेक्शन 23 के बारे में कोई बात नहीं की। मैंने ये बोला है कि सेक्शन 23 इज मोस्टली प्रेफरेबल, जो कि जुडिकल सेपरेशन है अकॉर्डिंग टू, अगर हम इसको अपनी क्रिश्चियनिटी के अकॉर्डिंग देखें तो हम इसी कैटेगरी में लाई करते हैं। हम सेक्शन 7 या 10 या 11 के अंदर नहीं आते, बिकॉज ये एक, मैं जाती तौर पे ये समझती हूँ बीइंग अ सोशल एक्टिविस्ट, कि ये इसके अंदर और ज्यादा डेप्थ आ जाती है कि उस बंदे या बंदी को लाया जाए जिसके साथ जना की बात जो है वो चली है। ये एक हमारे रिलीजन की भी जो है वो एक, मैं समझती हूँ कि बेहुरमती भी है, और हमारी कौम की भी। तो मैंने ये बोला था कि दिस इज करेक्ट। इस चीज में जो है वो और क्लैरिफिकेशन आनी चाहिए, क्योंकि लोगों को ये कंफ्यूजन है, उनको ये कंसेप्ट उनके क्लियर नहीं है। दे आर स्टिल आर इन द सेक्शन 7 एंड इन द सेक्शन 10, जो आजकल के कम्युनिटी के अंदर जो है वो केसेस आ रहे हैं। मैं सेकंड पॉइंट वाज दैट सर, जो आपने मेरे से सवाल किया था, मैं आपके सवाल की तरफ वापस आना चाहूंगी अगेन, कि अगर हम देखें डिवोर्स को, तो डिवोर्स डिफरेंट डिनोमिनेशंस प्रेफर जरूर करती हैं। उसका भी एक प्रॉपर तरीके कार है जो मेरे नॉलेज में है। सर शाहिद, प्लीज इफ आई एम रॉन्ग समवेयर प्लीज करेक्ट मी। तो यहाँ पर ये है कि बकायदा जो है वो एक लेटर दिया जाता है जो आपके चर्च में से आपको मिलता है,
वो आपको अलाउ करते हैं आपके केस के लिए, तो आप आगे जाके केस कर सकते हैं, और वो ही आपको ये अलाउ करते हैं कि ओके नाउ यू कैन अगेन मैरिज विद समवन एल्स, या आप ये डिवोर्स दे सकते हैं जब तक वो लेटर ना हो। यहाँ पर बात अभी मैं सुन रही थी, बात हो रही थी कि क्रिश्चियन लॉयर्स की और मुस्लिम लॉयर्स की, तो मैं ये कहना चाहूंगी कि लॉयर वो ही अच्छा है जिसको प्रॉपर जो चीजों को लेके चले अकॉर्डिंग टू बिब्लिकल पॉइंट ऑफ व्यू भी, और अकॉर्डिंग टू मैं कहूंगी कि हमारे इस पाकिस्तानी, और अगेन आई विल कम टू माय पॉइंट इज दैट कि हमारे रिलीजन में जो है वो डिवोर्स नहीं है। डिनोमिनेशंस प्रेफर जरूर करती हैं डिवोर्स को, वो भी जो है वो डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू उनके होते हैं, बट इफ यू वांट टू अगेन री मैरिज, वो भी चर्च अलाउ करता है तो आप कर सकते हैं। लेकिन जो लोग इस टाइम पे बगैर किसी उसके शादी कर रहे हैं, मैं ये कहती हूँ कि वो हमारा जो है वो जना के अंदर ही आता है, दैट इज नॉट अ प्रॉपर मैरिज। ये सर। अच्छा आलिशा, थैंक यू आपका। बात बड़ी सवालों जवाब का बड़ा सिलसिला लंबा हो जाएगा, कुछ हम करते हैं इंतजार। फिर नादिया थोड़ी देर बाद अगर मुझे आप टाइम का हुआ तो ये मंसूर अली शाह के जो केस गया था उसमें अडल्टी, उसने बगैर अडल्टी के तलाक को रिकमेंड किया था, जिसपे मुझे भी बड़ा ये सहना पड़ा, मुझे बड़ी आमना सामना करना पड़ गया कि किसी ने मुझे के लायर ने कहा कि आप अपने लीगल एडवाइजर को, लीगल एडवाइजर तो आप ही हैं मेरी, आप और काशिफ हैं हमारे चैनल के, तो उन्होंने ये कहा था कि आप लीगल एडवाइजर से बात कर लो, हम आपको नोटिस देने वाले हैं। तो ये बात कर लेंगे थोड़ी सी। ये कुछ मेरा ख्याल है शाहिद साहब कहने वाले हैं, लेकिन अनवर साहब और बिशप अपना आर्थर, आसफ आर्थर भी हैं, फिर मैं बात कर लूंगा आपके साथ बाद में। तो हम अनवर खान साहब आपसे अपना व्यू लेते हैं कि आप कैसे समझते हैं कि इसको रोका जाए। है तो मैं अब बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन फिर भी हमें कोशिश करनी है। जी जी बिल्कुल करनी चाहिए। मैं बातें सुन रहा था तो मैं फॉरगेट कर गया कि हमारा टॉपिक है क्या। तो मेरा ख्याल है कि हमारा जो टॉपिक है वो इंफॉर्मेशन देना नहीं है। नहीं, मैं थोड़ा सा क्लियर करूं कि आप भी और लोग भी सुन रहे हैं। जब तक हम ये सारा इनको बताएंगे नहीं, जैसे मैंने कहा कि जब वो आ जाता ना लड़के की तरफ, लड़की को नोटिस आ जाता है कि तलाक आना, डिवोर्स का, वो वहीं पे कहते हैं था मर जाती है, जैसे एक है ना कि था जी मर जाती है कि बस मुझे डिवोर्स हो गई है, बस उसका कह लें कि बस वो बहुत डिप्रेशन का शिकार हो जाती है। थोड़ी नॉलेज उनको देना आज जरूरी था। चले अनवर साहब, आप बात जी कीजिएगा। जी हमारा जो टॉपिक है वो तलाक में इजाफे की वजह क्या है और उसकी रोकथाम क्या है। रोकथाम। जी सिस्टर बात कर रही थी चर्चिज की, हम सब चर्चिज की बात कर रहे हैं। चर्च में हम वीक में सिर्फ एक दिन जाते हैं और मेरा ख्याल है गेट टुगेदर करने जाते हैं। चर्च से ज़्यादा हम अपने घर में टाइम स्पेंड करते हैं, या अपने स्कूल यूनिवर्सिटी में या अपने कुलीग्स में हम ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। तो हम चर्च से काउंसलिंग की बात करें तो वो कोई इतनी फ्रूटफुली नहीं हो सकती मेरा ख्याल है, और मेरा एक्सपीरियंस भी है। इसलिए क्योंकि चर्च को ना तो हम इतनी वैल्यूज देते हैं और ना इस कदर चर्च स्ट्रांग हैं कि वो हमारी कोई प्री मैरिज या पोस्ट मैरिज काउंसलिंग करें। यहाँ बात आती है तरबियत की। तरबियत जो होती है वो देखने, सुनने और पढ़ने से होती है। मैं खुद एक छोटे से गांव से बिलोंग करता हूँ। अभी मैं एक बात सुन रहा था, वो दौर और ये दौर, मैं उन लोगों को भी जानता हूं जो किसी चर्च में नहीं जाते और ना वो खुदा को मानते हैं। वो उनकी शादियां यूथ में हैं, आजकल की यूथ में हैं, तो बड़ी अच्छी चल रही हैं और मिच्योर होके चल रही हैं। इसलिए कहीं ना कहीं हमारी तरबियत और हमारे इर्द गिर्द का माहौल, हमारी सोसाइटी जो होती है, ये बहुत मैटर करती है। मैं अक्सर कहीं मुझे अगर बोलने का मौका मिलता है तो मैं बहुत सारे इवेंट करवाता रहता हूं। मैंने 23 में लाहौर पीसी में एक बहुत बड़ा इवेंट करवाया था जो क्रिश्चियन मैरिज की ऑथेंटिसिटी के ऊपर था। अब मैं 23 में कनाडा में करवा रहा हूँ, सितंबर में पूरी दुनिया से लोग उसमें आते हैं। यही है कि क्रिश्चियनिटी जो है, जो मैरिज की ऑथेंटिसिटी है, हमें पहले तो इसको समझना बहुत ज़रूरी है। इसमें हम किसी के ऊपर एक इंसानी फितरत सोच है, जब जो कुछ अच्छा होता है तो मैं कीता है, कुछ बुरा होता है अगले दे सिर हो जाता है।
तो ऐसा ऐसा हमें ना सोचना चाहिए या ना करना चाहिए। ठीक है, आजकल की तहजीब ने हर चीज को बिगाड़ के रख दिया है। हम सोशल मीडिया को भी कहते हैं भी सोशल मीडिया को जबरदस्ती सानू फोन ले आके दे देंगे, फोन तो ਅਸੀਂ आप खरीदने हैं। तो ये छोटी छोटी चीजें होती हैं, हम वक्त के साथ चलना भी चाहते हैं और वक्त से डरते भी हैं। इसलिए मैं एक चीज हमेशा कहता हूं, ये काबिले गौर बात है कि जब तक हम अपनी सोच को नहीं बदलेंगे तब तक हमारे अकीदे नहीं बदल सकते, और जब तक हमारे अकीदे नहीं बदलेंगे हमारी आदतें कम वक्त नहीं बदलेंगी, और जब तक आदतें नहीं बदलेंगी हमारे किरदार नहीं बदलेंगे। तो हमें अपनी आदतें, हमें हमारा किरदार, हमें अपनी डेस्टिनी खुद ब खुद चेंज हो जाएगी। ठीक है, बाइबल में बहुत सारी आयत हैं, बहुत सारा इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी कि जिंदगी को खूबसूरत कैसे करना है या आप अपनी मैरिज लाइफ को अच्छा कैसे कर सकते हैं। सारी चीजें आपको मिलेंगी, बट यू हैव टू थिंक, यू हैव टू डू प्रैक्टिकल थिंग्स। आप जब तक किसी चीज में प्रैक्टिकल नहीं होते तो तब तक आप खूबसूरती नहीं ला सकते। खास तौर पे मैं मियाँ बीवी के बारे में कहता हूँ। चर्चिज में अगर हम कहें कि काउंसलिंग करें, भाई आप एक दिन में काउंसलिंग तो होती है, आपकी लाइफ में डिसिप्लिन तो है ही नहीं, तो आप चाहे 100 किताबां पढ़ लो तो 100 बंदियां को तुसी प्री मैरिज या पोस्ट मैरिज काउंसलिंग लेने, वो कभी आप पे असर नहीं करेगी। तो डिसिप्लिन चर्च नहीं, डिसिप्लिन हमेशा आपको आपके पेरेंट्स देते हैं, आपका घर बार, आपकी सोसाइटी आपको डिसिप्लिन दे रही होती है। तो ये कैरी करेंगे तो रिश्ते मजबूत होंगे। तो मैं आखिर में छोटी सी बात मुख्तसर सी करूंगा कि ये बहुत सीरियस मैटर है, ये बातों से नहीं सुलझने वाला, ये प्रैक्टिकल मांगता है। हम जब तक अपनी रिश्तों में एफर्ट नहीं डालेंगे, अब बात यहाँ हम कर रहे थे कि मैं अक्सर रिश्तों में देखता हूं, जब रिश्तों में रुपए पैसे की बात आ जाती है या कोई भी रिश्ता है, मीमा बीवी के अलावा भी रिश्ते बहुत सारे हैं, तो मेरा ख्याल है रिश्ते अपनी मौत खुद ही मर जाते हैं। तो ये सिचुएशन बनी हुई है। तो हम इसको फोकस करें। हम चर्च के को जिम्मेदार, इसका मैं तो नहीं कहूंगा कि इसका जिम्मेदार चर्च है, भाई इसके जिम्मेदार हमारे पेरेंट्स। जब हम अपने बच्चों को साथ लेके डाइनिंग टेबल पे या घर में खाने पे बैठते हैं तो हम वहां भी तरबियत कर सकते हैं, पेरेंट्स वहां भी उसकी काउंसलिंग कर सकते हैं और करनी भी चाहिए। एक बड़ा भाई छोटी बहन की काउंसलिंग कर सकता है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। तो प्लीज हम प्रैक्टिकल सोचें और प्रैक्टिकल हों, तो वो हमारे लिए, हमारे रिश्तों के लिए बहुत जरूरी है। थैंक यू सो मच। बहुत खूबसूरत बातें की अनवर साहब आपने। आसिफ साहब, अब आप बताइएगा, क्योंकि नहीं, अनवर भाई ने सारी बात ही खत्म कर दी, जो मेरे दिल की बात है उन्होंने कर दी है। नहीं, वो आप कुछ कहना चाहते हैं? जी क्योंकि जी, मैं यही कहना चाह रहा था देखिएगा, जो अनवर भाई कह रहे हैं। हर चीज, हर इल्जाम हम चर्च को थोपते हैं। ये हकीकत है, चाहे वो कोई भी सोशल, कोई भी कुछ होता है, कहते हैं ये चर्च नहीं ठीक कर रहा, ये चर्च हाँ अपनी देखें, उसमें नहीं कर मैं रहा। जी। 110% अनवर भाई के हम्म, साथ और सिस्टर हम्म, अलीशा बिल्कुल। के साथ जो बेटी ने बताया है, हम्म, और मैं एग्री हूँ। और कि हमें काउंसलिंग की ज़रूरत घर से है। जो हम्म, बड़ा भाई है बहन की कर सकता है, या बड़ी बहन है हम्म, या वालदेन है, सबसे बड़ी बात वालदेन है। लेकिन कहीं ना कहीं मैं बीइंग अ पास्टर होने के नाते ये ज़रूर कहूँगा कि हमें चर्च की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ज़रूर अपनी कलीसिया में एक ऐसा पास्टर हो, चाहे वो अगर पास्टर नहीं, मेल नहीं रख सकते, तो कम से कम जो पास्टर की वाइफ है वो ज़रूर, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपने खावंद के साथ मिलके काउंसलिंग ज़रूर करें, क्योंकि जब तक काउंसलिंग नहीं होगी कि रिश्ते बरकरार नहीं रहेंगे। हम्म, मुझे चर्चिस बुलाते हैं, मैं पूरी दुनिया में चर्चिस में जाता हूं और मैं सिर्फ इसी पे बात करता हूं जो मैरिज की ऑथेंटिसिटी के ऊपर है। चर्च अपना फर्ज अदा कर रहे हैं, चर्चों के भी कुछ बाउंड्रीज होती हैं। और इससे पहले कि मैं ये बात करूं, ये बड़ी खूबसूरत बात है। चर्च जो है, हम चर्च में जब जाते हैं, मैंने नहीं देखा कि हम वहां से क्या फीड कर रहे हैं। हम्म, मैं बहुत कम लोगों को ऐसा जानता हूं, या बहुत कम लोग इसके ऊपर प्रैक्टिस करते हैं। मैं आपके लंदन आ रहा हूं, 2 संडे में वहीं हूं, तो मुझे चर्चिज इसीलिए बुला रहे हैं कि आप प्री मैरिज और पोस्ट मैरिज काउंसलिंग के ऊपर बात करें,
चर्च कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये कभी अभी शुरू हुआ है। मैं 5-7 साल से ये चर्चिस के अंदर भी जाता हूँ, सोशल इवेंट्स में भी जाता हूँ। चर्च अपना किरदार कर रहे हैं, मगर जो हमारे एज ए पेरेंट्स, बीइंग अ फादर अगर मैं बात करूं, भाई हमारी भी तो जिम्मेदारियां हैं जो हमने जी पूरी करनी है। मैं एक और बात करना चाहूंगा। मैंने चर्च बहुत देखे हैं कि अभी प्रेयर हो रही है, उसके बाद नया इवेंट, चर्च में ही नया इवेंट शुरू हो गया है जिसका प्रेयर के साथ ताल्लुक नहीं। अब वो असर जो प्रेयर का आपने अभी हमदो सना की है, अपनी रूह के लिए कि स्पिरिचुअल जो है वो कुव्वत हासिल की है, थोड़ी देर बाद आप कोई और ही फंक्शन वहीं पे खा रहे हैं, खाना खा रहे हैं या गपशप लगा रहे हैं, तो आपका तो वो जो मसा कहते हैं जिसको, वो मसा कहाँ रहता है। ये बिल्कुल सारा कुछ आप ठीक कह रहे हो। मेरा ख्याल है एक तो कुछ कहना चाह रहे थे, अगर शाहिद साहब आप कुछ कहना चाहें तो वेल एंड गुड, नहीं तो नादिया आप कुछ कहना चाहते हैं तो हम आगे बढ़ते हैं। सैमसन साहब, मैं कहना चाहूंगी हम्म। जैसे आप कह रहे हैं, ऑलरेडी सिलेबस भी चर्चेस के पास डिजाइन है। हम्म। और इसके ऊपर मैंने एक और चैनल के साथ जो प्री मैरिज और पोस्ट मैरिज काउंसलिंग के ऊपर प्रोग्राम भी किया, और उन्होंने मैकेनिज्म भी किया हुआ है। क्योंकि मैं जानती हूँ कैथलिक चर्च के अंदर, कराची के अंदर आपकी भी शादी हुई है, वहां पे 3 महीने पहले, शादी से पहले, वो लड़के और लड़की को बुला के काउंसलिंग की जाती है। चर्च बिल्कुल। ऑफ पाकिस्तान के अंदर भी ऐसा ही मैकेनिज्म अवेलेबल है, जितनी भी डिनोमिनेशंस हैं। प्रॉब्लम ये है कि जब मशरूम चर्चेज आए तो वो सिस्टमेटिक जो चीजें थी, वो कुछ ने अडॉप्ट की, कुछ ने नहीं अडॉप्ट की। प्रॉब्लम यहाँ से आती, जहाँ अनवर साहब ने कहा ना कि फैमिली की काउंसलिंग, फैमिली जो है वो इतनी वो बिजी हो गई हैं कि बच्चे क्या करें क्या नहीं करें, वो वालिदैन उस पर गौर नहीं करते, क्योंकि वो सारा दिन घरों पे नहीं होते। और शादी जैसा एक सेंसिटिव मैटर जिसमें आपने पूरी जिंदगी चलना है, उसको भी सिर्फ सोशल मीडिया की जो एक रंगा रंगीनी है उसके अंदर लेके चलते हैं। शादी जो है जिम्मेदारी है, आपने एक नई फैमिली स्टार्ट करनी, एक नया पर्सन ऐड होना है। और जो सेक्शन 23 डाइवोर्स एक्ट का जुडिशियल सेपरेशन से रिलेटेड था, वो भी इसी वजह से डिजाइन किया गया था कि शुरू में एडजस्ट होते होते टाइम लगता है, इसीलिए 2 साल का पीरियड लिखा गया है कि 2 साल के अंदर अंदर वो टाइम फ्रेम है कि आप एक दूसरे के अंदर अगर वो कहते हैं ना मनमुटाव भी पैदा हो गया, तो वो साथ साथ वो कम होता जाता है। और जहां पे बात हो रही थी कि पहले चर्चेज से डिग्री ली जाती थी, तो वो मैं ऑलरेडी क्लियर कर चुकी हुई हूँ कि जब आप सिविल लॉ के तहत आगे थे अंडर, क्योंकि हर चर्च ने अपनी कंट्री के लॉज को फॉलो करना है, तो सिविल लॉ के अंदर आके आपने सिविल प्रोसीजर को फॉलो करना है। कैनन लॉ भी कहता है कि आपने उस कंट्री के ताबे रहना है, उसके लॉज को फॉलो करना है, अनटिल अनलेस वो आपके जो बेसिक टीचिंग है उससे वो आपको मुनहरफ ना करे। इसीलिए पाकिस्तान के अंदर प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे 2 तरह के सिस्टम चल रहे हैं, एक सिविल लॉ भी चल रहा है, दूसरा आपका स्पेशल लॉज चल रहे हैं। बार अमेंडमेंट की हो रही थी, तो अमेंडमेंट्स हमने जो जायज अमेंडमेंट है ऑलरेडी प्रपोज हो चुकी हुई है पंजाब के अंदर, उसके ऊपर हमारी ह्यूमन राइट मिनिस्ट्री काम कर रही है, ताकि हम लोगों की जो मजहबी इक़दार हैं उससे डेविएट ना करें। क्योंकि सोशल आपका भी जो झगड़ा था वो जो फेसबुक वाला है, वो भी यही था कि आप ह्यूमन राइट्स के नाम पे मजहब को खराब नहीं कर सकते। मजहब ऑलरेडी आपका बहुत खूबसूरत लॉ डिजाइन किया हुआ है। हाँ, अगर किसी को पढ़ना नहीं आता या उसका लीगल नॉलेज कम है, तो उसका कसूर जो है वो बाकियों को सजा नहीं दी जा जी सकती। जी जी बिल्कुल। ऑलरेडी बाइबल में, बाइबल यानी मेरा जो मौकफ था कि आप कहते हैं कि जी जब भी बात उठती है हमारी एनजीओज के पास कोई और काम है नहीं है। जब आप हम बात कर रहे थे माइनर मैरिज को रोकने की, तो हमने उठा के कर दी अमेंडमेंट, किसके अंदर कर दी? क्रिश्चियन लॉ के अंदर। हालांकि जो अमेंडमेंट की जरूरत थी आपको सिविल लॉ की, आप बात देते हैं जी, आप हमें रेफरेंस देते हैं दूसरी कंट्रीज का, दूसरी कंट्रीज के हमें ये जरूरत है समझने की कि वहां पे सिविल लॉ चलता है, वहां पे कोई स्पेशल लॉ नहीं है। आपको जब भी माइनर मैरिजेस रोकनी है या चीजों को रोकना है, इस तरह की फोर्स कन्वर्जन को या फोर्स चाइल्ड मैरिजेस को, तो आपने अपने कंट्री के जो जनरल लॉज है, वो सिविल लॉज है, उनको मजबूत करना है। ये नहीं है कि आपने मजहबी लॉ को छेड़ना शुरू कर देना है। अब हिस्ट्री के अंदर जो है हिंदू जो लॉज है पाकिस्तान के अंदर, वो भी मैरिज और डाइवोर्स का एक्ट वो भी डिफाइन हो चुका हुआ।
बन चुका, उस पे वो चल रहा है। फिर सिख मैरिज एक्ट भी है, वो भी पास हो चुका, वो उस पे भी काम हो रहा है। इवन कि इनके रूल्स भी अवेलेबल हैं। तो हम कैसे कह सकते हैं, हम किसी भी मजहब की जो इस्लाम उसकी प्रॉपर जो टीचिंग्स है उसे डेविएट नहीं कर सकते। इसी के ऊपर तो आपके मुल्क के अंदर ऑलरेडी बहुत सारी लड़ाइयां चल रही हैं। जी जो उन्हीं जिन्हीं आपके फेसबुक वाले जो फ्रेंड थे जिन्होंने आपको लीगल नोटिस का दिया था, कहा था, उन्हीं के एक प्रोग्राम में जब ये हमने डिस्कशन शुरू की थी, तो उनको जब मैंने बताया था तो वो थोड़ी से नॉइड हो गई थी। लेकिन वक्त के साथ साथ जब चीजों को उन्होंने बेहतर तरीके से जाना, तो उनको आइडिया हुआ कि ऑलरेडी लॉ हर तरीके से क्लियर है। उसको सिर्फ ये है कि हमें इंटरप्रिटेट करना नहीं आता, उसको पढ़ना नहीं आता। बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, ये सारी आपको बड़ी खूबसूरत उन लोगों को भी नॉलेज मिली है जो मुतासरा हैं, जो मुतासरा फैमिलीज हैं, जिनको ये लॉज का नहीं पता, या क्रिश्चियन लॉयर की जो एक काबिलियत है या बेहतर है वो उनको शायद इल्म हो कि जो है क्या लॉ कहता है। जिस तरह आगे एक बात चल रही थी कि वो जो हाकिम है और इस तरह की वो बता रहे थे कि उनको पता नहीं, कोई बहुत सारे लोग हैं उनको नहीं पता, अपने मैरिज एक्ट के नहीं पता। इसके ऊपर ना मैं कहूंगी अवेयरनेस हम ऑलरेडी काम कर रहे हैं, उसके ऊपर करनी चाहिए। ये बेसिकली आपके यहाँ कॉन्सेप्ट है प्री नैप्शनल एग्रीमेंट, तो डिवोर्स एक्ट के अंदर उसकी बात की गई हुई है। और एलिमनी की भी बात है। गो कि हमारे यहाँ प्रैक्टिस नहीं है, अगर यहाँ पे प्रैक्टिस आ जाएंगे ना तो ये जो डिवोर्स लेने वाले हैं ये सारे भाग जाएंगे। क्योंकि प्री नैप्शनल जो एग्रीमेंट है उसके मुताबिक जो भी वेल्थी पार्टी है उसको अपनी हाफ प्रॉपर्टी देनी पड़ेगी। हम जी बात कर महर की। अच्छा बिल्कुल नादिया, नादिया बात बहुत लंबी हो जाएगी। नाजरीन, हमारे पास सारे के सारे जितने भी लोग हैं एक से एक बढ़ के हैं। नादिया साहबा, आपसे माजरत करते हैं और इजाजत लेते हैं सब अपने नाजरीन से भी, और जो इस वक्त इन्होंने टाइम निकाला है, तो बहुत शुक्रिया। नाजरीन जरूर इसको देखिएगा, मुकम्मल देखिएगा, और कि कितनी नॉलेज हमने कोशिश किया है कि आपको प्रोवाइड की जाए। दोनों ही रुख देखे हैं कि किस तरह मैरिज जो है वो खराब होती है और किस तरह घर वाले भी मदाखलत करते हैं। बहुत सारे घर वालों का भी कसूर होता है कि वो बजाय अपने बेटे को बेटी को समझाने के, वो ये समझते हैं कि शायद इसमें डाइवोर्स ही हल है। वो जरूर इसको देखिएगा। बहुत शुक्रिया। खुदा आप सबका हामी और नासिर हो।